एनसीईआरटी सीरीज फॉर यूपीएससी। हमने अभी तक जितने भी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी के लिए सभी को कवर कर लिया है हिस्ट्री सब्जेक्ट की। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की लास्ट एनसीईआरटी को कवर, जो कि है आपकी क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से एक ब्रीफ दे देती हूँ। 6, 7, 8 तीनों एनसीईआरटीज को हमने कवर किया जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 9, 10th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना 11th क्लास की है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से डील करते हैं, जिसका थोड़ा सा पार्ट सिर्फ हमारे यूपीएससी मेंस में देखने को मिलता है। फिर हमने 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया। आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट 3 को कवर, जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट से बात करती है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आपको जो पहला चैप्टर है वहां से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम शुरुआत करते हैं हम मेनली टाइम पीरियड काउंट करते हैं 1707 का, और 1707 से लेकर जो 1947 तक की हिस्ट्री है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते हैं। उसके बाद की हिस्ट्री होती है हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री। अब 1707 ही क्यों? क्योंकि 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या था कि जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। आसपास क्या हो गई थी, कुछ जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, जैसे आपकी बंगाल है और साथ में आपका हैदराबाद है, अवध है। ये सारे जो रीजन थे ये इंडिपेंडेंट हो गए थे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट हो गया था। और साथ में जो आपका मराठा एम्पायर है वो भी यहीं से राइज होना स्टार्ट हुआ था। और जब हम नीचे कर्नाटका वाले नीचे वाले रीजन में आते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है मैसूर किंगडम। और इन्हीं के साथ साथ इसी टाइम पीरियड से क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया था। तो इसीलिए हमारी जो हिस्ट्री मेनली टर्निंग पॉइंट लेती है वो इसी टाइम पीरियड पर लेती है। इसीलिए हम 1707 से ही क्या करते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। 1707 से पहले हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है कि 1498 के अंदर क्या हुआ था, वास्को डे गामा ने सी रूट की खोज की थी, वो इंडिया आए थे। उसके बाद सबसे पहले पोर्तुगीज जो थे वो इंडिया आए ट्रेड पर्सपेक्टिव से। उसके बाद 1600 के अंदर आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए। ये सभी कंपनीज आई, इन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया। बाद में जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहले इन सभी अदर यूरोपियन कंपनीज को साइडलाइन किया, और उसके बाद इंडिया के अंदर रूल करने का इन्होंने एक विजन देखा, जिसके अंदर ये सक्सेसफुल भी हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफ आर्चिव्स। सबसे पहले बात होती है कॉलोनियलिज्म क्या होता है। देखो, ये एक पॉलिसी होती है, एक प्रैक्टिस होता है ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। अब क्या आप कह सकते हो 1707 में ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल था हमारे ऊपर? नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ था, 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ बंगाल के अंदर। उसके बाद 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स के पास बंगाल, ओडिशा वाले रीजन की पॉलिटिकल पावर उनके पास चली गई। क्यों? क्योंकि वो बैटल जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने जो मैसूर किंगडम था उसको अपने अंडर किया, और 1799 तक टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। फिर एंग्लो मराठा वॉर हुए तीनों। फिर इस तरीके से करते करते 1857 तक आते आते ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे इंडिया के पॉलिटिकल रीजन को कवर कर लिया था। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, बट रिवॉल्ट का भी कोई कंक्लूजन नहीं आया, और ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सपेंड होते चले गए, और बाद में हमने उनसे 1947 में इंडिपेंडेंस को हासिल कर लिया, अपनी आजादी को हासिल कर लिया। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बात की गई है बंगाल और जमींदार्स की। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, मेनली यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड। तो देखो, हमें पता होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट क्या था। देखो, परमानेंट सेटलमेंट एक रिवेन्यू कलेक्ट करने की पॉलिसी थी। अब देखो क्या था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1857 के बाद कंपनी को हटाकर सारा रूल जो था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, लेकिन उससे पहले जो थी सारी चीजें कंपनी हैंडल कर रही थी। अब कंपनी के पास प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसों की कमी थी, वो चाहते थे कि इंडिया से उनको रिवेन्यू मिलता रहे। अब जब वो पहले उन्होंने रिवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू किया तो उनको प्रॉब्लम फेस ये हुई
कि समटाइम्स फेमाइन की कंडीशन आ जाती थी, कोई ड्रॉट की कंडीशन आ गई, कोई प्लेग जैसी बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से उनका रिवेन्यू कलेक्शन बीच में रुक जाता था। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या होगा, इस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल वाले रीजन में और बोला गया कि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा जो रिवेन्यू है वो फिक्स हो जाएगा, रिवेन्यू हम फिक्स कर देंगे। अब चाहे फेमाइन आए, चाहे ड्रॉट आए, चाहे फ्लड आए, कोई बीमारी फैले, क्रॉप फेलियर हो, कुछ हो, हमें तो रिवेन्यू फिक्स मिलता ही रहेगा। जो भी प्रॉब्लम फेस होंगी वो जमींदार को फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर जमींदार टाइम से रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि उनको अपना लैंड का ऑक्शन करना पड़ेगा, उनसे लैंड छिन जाएगा। और अगर पीजेंट्स कुछ कहेंगे तो पीजेंट्स के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास परमानेंट सेटलमेंट के बाद क्या होगा, एक फिक्स रिवेन्यू आता रहेगा। तो ये था आपका आइडिया बिहाइंड द परमानेंट सेटलमेंट। अब ये आइडिया आया किस टाइम था? ये आइडिया आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 के अंदर। तो मेनली यही बता रखा है, द आइडिया बिहाइंड परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या है, उनको रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। साथ में इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर will result in regularization of revenue, having property rights, जमींदार will have inherent interest in development of estate। तो यही सारी चीजें थी कि यही रीजंस थे उनके परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। अब बात याद बता रखा है व्हाट इज तालुकदार। तालुकदार मीन्स क्या होता है? लिटरली मीन होता है वन हु होल्ड्स अ तालुक और अ कनेक्शन। तालुक केम टू रेफर टू अ टेरिटोरियल यूनिट। अब यहाँ पर बता रखा है रीजन फॉर डिफॉल्टिंग ऑफ जमींदार ऑन पेमेंट। अब जमींदार क्यों डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो गए, क्यों वो रिवेन्यू टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और उनसे उनका लैंड छीना जा रहा था? सबसे पहले रॉन्गफुल एंटिसिपेशन बाय कंपनी। क्यों? क्या हुआ कि जो इनिशियल डिमांड थी रिवेन्यू की वो बहुत ज्यादा हाई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, और क्या था? द लॉ ऑफ सनसेट एंड इनवेरिएबल डिमांड ऑफ रिवेन्यू। अब लॉ ऑफ सनसेट क्या था कि मान लो आज है 17 अगस्त, आज है नहीं, मान लो 17 अगस्त है, रिवेन्यू जमींदार को पे करना है 24 अगस्त को। तो रूल होता था कि 24 अगस्त के सनसेट से पहले उसको रिवेन्यू पे करना पड़ेगा। अगर वो सनसेट से पहले रिवेन्यू पे नहीं कर पाया आगे कंपनी को, तो जो उसका लैंड है वो ऑक्शन में चला जाएगा और उसके हाथ से पावर चली जाएगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ सनसेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, जमींदार का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। बैड हार्वेस्ट है, लो प्राइस है, फ्रिक्शन है जमींदार और जोतदार के बीच में। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से जमींदार जो डिफॉल्ट करते चले गए। अब बात आती है राइज ऑफ द जोतदार। ये क्या था? एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। उसको कहते थे जोतदार, जो एक मतलब रिच पीजेंट होता था जिसके पास थोड़ी जमीन ज्यादा होती थी कल्टीवेट करने के लिए। कई जगहों पर इनको हौलदार्स भी बोला जाता था। अब 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जमींदार तो क्राइसिस फेस कर रहे थे। दे वर मोर इफेक्टिव देन of zamindars because they were located in the villages, unlike zamindars who often lived in urban areas and exercised direct control over villagers। अब फर्क क्या था, जमींदार शहरों में रहकर चीजों को कंट्रोल करते थे, वही ये जो थे ये विलेज के अंदर ही रहते थे। तो इसीलिए इनकी थोड़ी सी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई यहाँ से और जमींदार का यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। अब कौन से ऐसे तरीके थे जो जमींदार ने अपनाए जिसकी वजह से उनकी जो जमीन है वो कोलैप्स ना हो और जमीन को ऑक्शन के अंदर ना भेजा जाए? अब सबसे पहले क्या था, फिक्शिशियस सेल एंड ट्रांसफर ऑफ एस्टेट। इसके अंदर क्या होता था, राजा ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो ये तरीके थे किसके लिए, कि जमींदार ताकि अपनी जमीन बेचने से बच पाए। उसके अलावा क्या था, पेमेंट डेलिबरेटली विदहेल्ड बाय जमींदार। क्या होता था, द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू accumulate। उसके अलावा deterrence to outsider bidders। When people from outside the zamindari bought an estate, they could not take possession as their agents would be attacked by लट्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार। तो इस टाइप की थोड़ी बहुत चीजों से भी बात बन रही थी। सेंस ऑफ लॉयल्टी, समटाइम्स क्या होता था, जो रायट्स होते थे, रायट्स किनको बोला जाता है, पीजेंट्स को, जो रायट्स होते थे वो भी प्रोटेस्ट कर देते थे जमींदार की तरफ, जो भी उनका जमींदार होता था उसकी तरफ लॉयल्टी दिखा देते थे। तो इससे भी क्या होता था, कहीं ना कहीं जमींदार की प्रोटेक्शन हो जाती थी। अब बात आती है रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इसको समझो। अ रिपोर्ट वाज सबमिट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कब, 1813 के अंदर, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, जिसको रेफर किया जाता है एज अ फिफ्थ रिपोर्ट।
इसके अंदर क्या था, पहली चीज थी अपोजिशन टू मोनोपोली ऑफ द कंपनी बाय प्राइवेट ट्रेडर्स. Private traders closely watching the activities of company in Britain oppose the monopoly of company trade. अब जो लंदन के अंदर प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम किससे थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंस कर रही है. तो जो वहां के प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको इससे प्रॉब्लम थी. ये सबमिट किया गया है फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर. उसके अलावा फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर क्या था, डिमांड फॉर रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर्स. जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो चाहते थे एक रॉयल चार्टर हो दैट गिव दिस company this monopoly. Many political groups in England also argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company. उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है कंपनी ने, क्योंकि 1813 की बात है ना, 1813 से पहले तो कंपनी ने बंगाल को, मैसूर को, इन सभी को कंक्वेस्ट कर ही लिया था. तो यहाँ पर बोला गया कि जो वो कंक्वेस्ट कंपनी कर रही है वो कंक्वेस्ट कहीं से भी इंग्लैंड के फेवर में या ब्रिटेन के फेवर में नहीं है, वो सिर्फ किसके फेवर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में है. तो ये भी इस चीज के अंदर बोला गया. उसके बाद क्या बोला गया, स्क्रूटनी ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनीज मिसरूल, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इंसिडेंट ऑफ द ग्रेड एंड करप्शन वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन एंड वाइडली पब्लिसाइज्ड इन द प्रेस. साथ में बोला गया जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो ब्राइब लेते हैं या फिर जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं वो सब कहाँ जा रहा है, सिर्फ उनकी जेब के अंदर जा रहा है, उनकी पॉकेट के अंदर जा रहा है. उससे ब्रिटेन को क्या फायदा हो रहा है, कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फायदा सिर्फ किसको हो रहा है, कंपनी को खुद को. द फिफ्थ रिपोर्ट. This report submitted in British Parliament has shaped our conception of what happened in rural Bengal in the late 18th century. It contains petitions of zamindars and riots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras. ये सारी चीजों से रिलेटेड डिटेल जो थी वो इस फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर सबमिट की गई. अब बात करते हैं यहाँ पर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हो, पहाड़ीज एंड द प्लो, संथाल्स. अब देखो क्या था कि यही सेम टाइम पीरियड जो था 1700 से बाद में लेकर 1800 भी क्यों, 1800 भी छोड़ो, 1900 तक मानो, 1900 तक बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हमें देखने को मिले. सबका अपना अपना रीजन था. कुछ का रीजन रिवेन्यू था, कुछ का रीजन था कि उनके फॉरेस्ट को एक्वायर कर रही थी कंपनी. और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हमने देखने को मिले, जिनमें से आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये. अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना. और मैंने अलग से आपको ट्राइबल मूवमेंट्स करा रखे हैं तो वहां से करना थोड़ा इजी है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं. व्हेन द पीजेंट इकोनॉमी एक्सपेंडेड, स्वेलिंग अप पेस्चर्स एंड फॉरेस्ट, इट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. एज द संथाल्स जो थे वो कहाँ, कौन से एरिया में थे, राजमहल हिल्स वाले एरिया में, क्लियरिंग फॉरेस्ट, फ्लोइंग लैंड. ठीक है, वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे और लैंड को फ्लो कर रहे थे वहां पर. अब जो पहाड़ीज हैं हैड टू रिसीडेड डीपर इनटू राजमहल हिल्स. पहाड़ीज लाइफ वाज सिंबलाइज्ड बाय द हो. हो से सिंबलाइज होती थी उनकी लाइफ, विच दे यूज्ड फॉर किसके लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे. वहीं जो संथाल्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे फ्लो को. अब क्या होता है, राजमहल हिल्स एंड द पहाड़ीज. इट वाज डेंसली फॉरेस्टेड एरिया वेयर हिल पीपल, जिनको बोला जाता था पहाड़ीज, लीव अराउंड करते थे राजमहल हिल्स के, सबसिस्टिंग ऑन किसके ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते थे और साथ में फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड ये फील करते थे. लाइफ ऑफ पहाड़ी, पहली चीज है सेंस ऑफ आइडेंटिटी. जो पहाड़ी थे वो जो राजमहल हिल का रीजन था उसको अपना सर्वाइवल समझते थे और उसी को अपनी आइडेंटिटी भी समझते थे. ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन एंड पैसिफिकेशन टुवर्ड पहाड़ीज. अब 1770s के टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक ब्रूटल पॉलिसी अपनाई और जिसकी वजह से पहाड़ीज को डाउन भी किया गया, साथ में उनको मारा भी गया. Then by the 1780s, Augustus Cleveland proposed a policy of pacification. अब एग्रीमेंट क्या होता है, पहाड़ी chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct of their men. तो ये सारी चीजें किसके बीच में हुई, ब्रिटिशर्स और पहाड़ीज के बीच में. White as a symbol of oppression. For पहाड़ीज के लिए क्या था, every white man appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival, snatching away their control over their forest land. सिंपल सी बात है, पहाड़ी समझते थे कि जो भी व्हाइट मैन है, कोई भी ब्रिटिशर है, वो एक पावर को रिप्रेजेंट करता है जो उनके सर्वाइवल को डिस्ट्रॉय कर रहा है. अब बात करते हैं संथाल्स की. संथाल्स
extended the frontier of cultivation by displacing the hill folk Paharis who lived on these lower slopes. Unlike Paharis, जो संथाल थे by contrast gave up their earlier life of mobility and settled down. अब देखो पहाड़ीज उस टाइम तक भी क्या कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. वहीं जो संथाल्स थे उन्होंने उस पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और वो एक जगह सेटल डाउन होकर अब उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया था. क्रॉप कल्टीवेशन करते थे, मनी लेंडर्स के साथ, डीलर के साथ डील करते थे, अपनी क्रॉप को मार्केट के अंदर सेल करते थे. अब ब्रिटिश इंस्टॉल्ड संथाल्स इन राजमहल हिल. Having failed to subdue and transform पहाड़ीज into settled agriculture, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने संथाल को हायर किया और रिक्लेम करने के लिए लैंड को और साथ में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए. तो देखो अब यहाँ पर गलती किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी. पहाड़ीज जो थे अपना जो लाइफस्टाइल था वो ब्रिटिशर्स के कहने पे चेंज नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को जो था उनसे प्रॉब्लम थी. अब ब्रिटिशर्स ने सोचा खुद इनके साथ क्लैश करने से बेटर है इनका क्लैश करा दो संथाल्स के साथ. ब्रिटिश ने क्या किया, जो पहाड़ीज की जगह थी वहां पर सेटल किसको करा दिया, संथाल्स को. क्यों, क्योंकि संथाल्स अब एक सेटल्ड लाइफ जीने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन, जिन क्रॉप से पैसा अच्छा खासा आता है उनकी कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो चुके थे. अब बात आती है दमने को. बाय 1832 क्या हुआ, ए लार्जर एरिया वाज लैंड was demarcated as Daman-e को declared to be a मतलब land of संथाल्स. Reason for the संथाल revolt. अब संथाल रिवॉल्ट हुआ आपका 1855-56 वाले टाइम पीरियड पर. उसके रीजन क्या थे, अब उसका सिंपल सा रीजन था, द स्टेट ने क्या किया, बहुत हैवी टैक्सेस उनके लैंड पे लगा दिए थे. डेट द संथाल्स हैड क्लियर, जिस लैंड को संथाल्स ने ही क्लियर किया अब उसके लिए संथाल्स को बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे थे. साथ में जो मनी लैंडर्स थे वो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है चार्ज करना स्टार्ट हो गए थे. इसीलिए संथाल्स ने क्या किया, रिवॉल्ट किया. कंसिलेटरी पॉलिसी ऑफ द कंपनी. इट वाज आफ्टर द संथाल रिवॉल्ट. संथाल रिवॉल्ट होने के बाद दैट द संथाल परगना वाज क्रिएटेड, कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड भीरा. ये कब हुआ, जब संथाल्स का रिवॉल्ट हो चुका था. अब फिर यहाँ पर अगले रिवॉल्ट की बताई गई है, वो है रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन. बॉम्बे डेक्कन वाले एरिया के अंदर आपके 1875 के अंदर रिवॉल्ट हुआ. अब ये देखते हैं क्यों हुआ. On one way of understanding the social condition of a region like countryside of Bombay Deccan is by focusing on a peasant revolt and their resentment. One such revolt occurred in 1875 in the Deccan at Supa, a large village in Pune. यहाँ पर हुआ. Account books are burned. Riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeeper, demanding their बही खाता. ये पहली चीज हुई कि जो शॉपकीपर थे उनका जो बही खाता था उसको चाहते थे. उसके बाद क्या हुआ, दे बर्न्ड द खातास, लूटेड ग्रेन शॉप्स एंड इन सम केसेस सेट फायर टू द हाउसेस ऑफ साहूकार. इसीलिए था आपका बॉम्बे डेक्कन का रिवॉल्ट 1875 का. अब आ जाओ आगे, रायतवारी सेटलमेंट, अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ये काफी इंपॉर्टेंट है. अब देखो जैसे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल वाले रीजन में, वैसे ही कुछ टाइम बाद रायतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बॉम्बे वाले रीजन के अंदर. रायतवारी का मतलब, रायत क्या होते थे, पीजेंट्स होते थे, इसीलिए इसका नाम था रायतवारी. ठीक है. अब देखो फर्क क्या था, पहले समझो रायतवारी और परमानेंट में फर्क क्या था. सिस्टम सा फर्क था कि परमानेंट के अंदर क्या था, रिवेन्यू परमानेंट था, चाहे क्रॉप कैसी ही हो रही है, कल्टीवेशन कैसी भी हो रही है, उसके अंदर जो रिवेन्यू था वो परमानेंट था. दूसरा उसके अंदर रिवेन्यू ब्रिटिशर्स को कौन सबमिट करते थे, जमींदार. जो जमींदार थे वो पीजेंट से कलेक्ट करते थे और फिर ब्रिटिशर्स के पास रिवेन्यू जाता था. तो बीच में कौन था, जमींदार. वहीं जब रायतवारी सेटलमेंट की बात आती है यहाँ पर कोई बीच में नहीं है, पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स डायरेक्ट रिवेन्यू किसको सबमिट करेंगे, ब्रिटिशर्स को. वो डायरेक्ट किसको रिवेन्यू देंगे, ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट रिवेन्यू देंगे. साथ में यहाँ पर रिवेन्यू फिक्स भी नहीं था. क्या था कि टाइम टाइम से अगर एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रॉप के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा. लैंड की टाइम टू टाइम क्या होगी, असेसमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो रिवेन्यू है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा. तो ये सारी चीजें थी जो रायतवारी सेटलमेंट के अंदर अलग इंट्रोड्यूस की गई एज कंपेयर टू परमानेंट सेटलमेंट. और इसको इंट्रोड्यूस किया गया आपके नियर अबाउट 1820 के टाइम पीरियड के अंदर. अब यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम फेस की पीजेंट्स ने, पहली कि पीजेंट्स का डेप्ट बढ़ता जा रहा था. क्यों, क्योंकि रिवेन्यू की डिमांड तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हाई थी.
समटाइम्स क्या होता था, रेनफॉल का फ्लक्चुएशन हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, तो जो पीजेंट्स हैं उनके पास बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं था कि वो रिवेन्यू कंप्लीट दे पाए, तो वो क्राइसिस थे। साथ में क्या था, एग्रीकल्चर के प्राइस के अंदर एक डीप फॉल आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो थे ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, अपने रिवेन्यू को कम नहीं किया। फिर फेमाइन की कंडीशन आ गई, तो चीजें और ज्यादा बढ़ गई। साथ में ब्रिटिशर्स कोई कंपनसेशन इस चीज का नहीं देते थे कि अरे फेमाइन कंडीशन है तो कंपनसेशन दे दिया या फिर माफ कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से रायतवारी सेटलमेंट की वजह से भी पीजेंट्स को ही सारी चीजें फेस करनी पड़ी। अब बात आती है यहाँ पर कॉटन बूम। Before the 1860s, 3/4 of raw cotton import into British came from America. अब India was seen as a country that could supply cotton to Lancashire if the American supply dried up for eventuality. अब बात आती है अमेरिकन सिविल वॉर और साथ में इंडिया, चीजें कैसे बदली। जब अमेरिकन के अंदर सिविल वॉर ब्रोकआउट हुआ 1861 के अंदर, क्या हुआ, एक पैनिक स्प्रेड हो गया। मैसेजेस वर सेंट टू इंडिया टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अमेरिका की चीजें थी वो कोलैप्स हो रही थी। वहां पर इंडिया के अंदर एक मैसेज आता है कि अब इंडिया को कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब जो हमारे इंडिया की कंडीशन है, जैसा हमारा क्लाइमेट है, वो कॉटन के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं वर्ल्ड के अंदर कॉटन के अंदर आज भी। अब बात आती है एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर एंड द क्रेडिट टू साहूकार's ड्राइव। बाय 1865 क्या हुआ, अमेरिका का सिविल वॉर तो एंड हो गया, कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका वापस हो गया, रिवाइव हो गया। वॉर एंड तो फिर चीजें दोबारा से स्टार्ट हुई। और अब यहाँ पर क्या था कि जो फिर इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुआ था कुछ टाइम के लिए, वो दोबारा से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स किन को आएगी, जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे या फिर जो साहूकार थे। अब यहाँ पर आता है मनी लेंडर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। मनी लेंडिंग जो थी वो वाइड स्प्रेड थी बिफोर कॉलोनियल रूल से पहले भी इंडिया के अंदर ऐसा होता था, बट अ वेराइटी ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स regulated the relationship between the money lenders and the riot. अब इसके अंदर पहली थी इंटरेस्ट मोर देन प्रिंसिपल। वन जनरल नॉर्म क्या कहता था, जितने भी उनके नॉर्म्स में से, was that the interest charge could not be more than the principal। जो एक्चुअल अमाउंट है उससे ज्यादा का आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। ये एक नॉर्म था जो पहले पीजेंट और मनी लेंडर्स अपने दोनों के बीच में कायम रखते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद वो खत्म हो गया। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाने लगा। दूसरा था डेक्कन राइट कमीशन। इन वन ऑफ द मेनी केसेस इन्वेस्टिगेटेड जो किए डेक्कन राइट्स कमीशन ने, द मनी लेंडर हैड चार्ज ओवर ₹2000 एज इंटरेस्ट। तो आप सोचो उस टाइम के अंदर ये किस लेवल का इंटरेस्ट है। बिकॉज मुझे याद है, मतलब जो मेरी दादी जॉब करती थी तो उनकी जो सैलरी थी आज से सिर्फ ज़्यादा नहीं 40 ईयर्स के आसपास, तो वो भी नियर अबाउट 350 रुपीज़ थी। तो सोचो उससे भी इतना टाइम पहले, आज से नियर अबाउट 150 ईयर्स पहले 2000 रुपए जो थे वो किस लेवल के इंपॉर्टेंस रखते होंगे। सिस्टम ऑफ डीड्स एंड बॉन्ड्स एज न्यू ऑपरेसिव सिस्टम। अब इस सिस्टम को देखते हैं। लिमिटेशन लॉ एंड लूपहोल्स। इन 1859 ब्रिटिश ने पास किया एक लिमिटेशन लॉ को, दैट स्टेटेड दैट द लॉन बॉन्ड्स साइंड बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रायट्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर ओनली 3 years, बट मनी लेंडर फोर्सिंग द रायट टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 years। एक ये चीज थी। दूसरी क्या थी, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन एक्सऑर्बिटेंट रेट्स। व्हेन अ न्यू बॉन्ड वाज साइंड, जो होगा, जो अनपेड बैलेंस है, दैट इज द ओरिजिनल लोन एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वाज एंटर्ड एज द प्रिंसिपल ऑन विच अ न्यू सेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस वाज कैलकुलेटेड। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझना है कि देखो पीजेंट की हालत जो थी वर्स्ट नहीं थी, वर्स्ट से भी बुरी थी। मतलब इससे बुरा उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। पीजेंट्स इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। फिर उसके बाद बात करते हैं डेक्कन राइट कमीशन के बारे में। When the revolt spread हुआ डेक्कन वाले रीजन के अंदर, the government of India worried by the memory of 1857। क्यों? क्योंकि जो डेक्कन के राइट्स थे वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद हुए थे। प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉज ऑफ द राइट। तो डेक्कन राइट कमीशन को सेटअप किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेट करो डेक्कन राइट्स का रीजन क्या है और कैसे चीजें टैकल हो सकती हैं। तो कमीशन ने रिपोर्ट किया दैट द गवर्नमेंट डिमांड वाज नॉट द कॉज ऑफ
peasant anger. It was money lenders who were to blame. This argument is found very frequently in colonial records. तो यहाँ पर माना गया कि गलती किनकी है, peasants की गलती नहीं है, money lenders की गलती है. This showed that there was a persistent reluctance on the part of the colonial government to admit that popular discontent was ever on account of government action. इतना आपके इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है, थोड़ा सा इस टाइमलाइन को भी देख लेते हैं. 1765 में क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की दीवानी ऑफ बंगाल, जो हमने बात की थी. क्यों? क्योंकि 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हो गया था. 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया. कहाँ से आया? क्राउन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिससे आपका सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप किया गया. अब 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल के अंदर. 1818 के अंदर फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन के अंदर इंट्रोड्यूस की गई. 1820s में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो गिरना स्टार्ट हो गए. उसके बाद 1855 में संथाल रिबेलियन, 1861 के अंदर कॉटन बूम बिगिंस और 1875 के अंदर रायट्स इन डेक्कन विलेजेस रिबेल. अब यहाँ पर क्या बताया गया? रायत किसके लिए वर्ड यूज किया जाता था? बेनामी, लठियाल, लिटरली वन हु वीड्स द लाठी और स्टिक कह सकते हो. एक्वाटिंट क्या होती थी? इज अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग इनटू अ कॉपर शीट विद एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट. साहूकार कौन होता था? वॉज समवन हु एक्टेड एज बोथ अ मनी लेंडर एंड अ ट्रेडर, तो उसको बोला जाता था साहूकार. रेंटियर क्या होती थी? इज अ टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट पीपल हु लिव ऑन रेंटल इनकम फॉर प्रॉपर्टी. फिर यहाँ पर और कुछ टर्म्स आपकी मेंशन है, तो सभी को हमें एक बार नजर से देख लेना है. अमाला है टर्म यूज फॉर एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु केम टू विलेजेस फॉर रेंट कलेक्शन. तो इस टाइप से आपको एक बार इस चीज को गो थ्रू यहाँ पर कर लेना. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिबेल्स एंड द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. अब जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, और वैसे हम जब ऑन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रिवॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट था. अगर वही आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे. क्यों? क्योंकि इन द लास्ट 15 ईयर्स प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा, और मेंस में भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता. बट फिर भी हिस्ट्री को समझने के लिए, इसके आगे पीछे के टॉपिक्स के लिए हमारे लिए चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है. अब स्टार्टिंग होती है 10 मई 1857 से. द सिपॉय इन द कंटेंटमेंट, कहाँ की? मेरठ की. वहां पर स्टार्ट होती है म्यूटिनिटी. अब इट बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेक्ट्री, spread very swiftly to the cavalry and then to the city. The ordinary people of the towns and surroundings villages had also joined the sepoy. अब 11th में 1857 को होता है sepoys दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट पर गैदर करते हैं, एंड रिवॉल्ट के अंदर एक्वायर्ड लेजिटिमेसी को एक्वायर्ड करने के लिए किससे कांटेक्ट करते हैं? बहादुर शाह. क्योंकि भले ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, लेकिन फिर भी जो बहादुर शाह थे वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट तक भी क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट इंडिया को कर सकते थे. इसीलिए वैसे उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी, बट एज अ सिंबल अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बहादुर शाह को कहते हैं. अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ द रिबेलियन, बिगिनिंग ऑफ द म्यूटिनिटी. म्यूटिनिटी किस तरीके से शुरू हुई? अब सिपॉयज जो थे वो उन्होंने अपने एक्शंस को स्टार्ट किया. कैसे किया? सीजिंग द बेल्स ऑफ आर्म्स, प्लंडरिंग की, ट्रेजरी की, अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर. उसके बाद क्या हुआ? एवरीथिंग एंड एवरीबडी जो भी व्हाइट मैन से कनेक्टेड थे, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, जो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, उन सभी को क्या किया गया? टारगेट किया गया. जो प्रोक्लेमेशन थी in Hindi, Urdu and Persian were put up in the cities calling upon the population. और हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हुए, दोनों राइज किए, और दोनों ने मिलकर क्या किया? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट अटैक किया. टारगेट्स जो थे अटैक्स के जैसे जैसे बढ़ते गए, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी साथ में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. जो मेजर टाउन्स थे लाइक लखनऊ हो गया, आपका कानपुर हो गया, बरेली हो गया, money lenders and the rich also become the objects of rebel worth. Most places में क्या हुआ? Houses को लूटा गया, उनको destroy किया गया, and the mutiny in the sepoy ranks quickly began a rebellion. इस तरीके से जो चीजें थी वो बढ़ना शुरू हो गई. जो चीजें कुछ आर्मी मैन की वजह से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे कर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैलती चली गई. यस,
साउथ का जो रीजन था वो ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ 1857 के रिवॉल्ट से। मेनली सारी चीजें कहाँ थी, आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अराउंड ही रह गई। अब बात आती है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। रीजन क्या था, फॉर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवॉल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन सिपॉय लाइंस जो था वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑफ सिपॉय क्यों था, क्योंकि जितने भी सिपॉयज थे वो सभी क्या करते थे, एक कॉमन लाइफस्टाइल को शेयर करते थे, सभी मेनली एक सेम कास्ट से आते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो आपका ऑक्यूपेशन था वो कहीं ना कहीं कास्ट के ऊपर डिपेंड करता था। तो उसी की वजह से उन सभी ने साथ बैठकर डिसाइड किया कि व्हाट दे वांट फॉर देयर फ्यूचर। अब बात आती है लीडर्स एंड फॉलोअर्स की। अब ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए उनको लीडरशिप चाहिए थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। अब अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने लीडरशिप को निभाया। सबसे पहले बात करें कानपुर की। कानपुर के अंदर चीजें संभाली नाना साहिब ने, जो सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। अब देखो, नाना साहिब के पास वैसे कोई पावर नहीं थी, क्योंकि जो आपका थर्ड मराठा वॉर हुआ था उसके बाद जो मराठास थे वो सिर्फ पेंशन के ऊपर रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की ही पेंशन के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने अपनी पावर जो थी वो कहीं ना कहीं खो दी थी। फिर भी कानपुर से चीजें हैंडल की नाना साहिब ने। झांसी से हमें सबको पता है फेमस झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। अराहा बिहार से कुंवर सिंह, एक जो लोकल जमींदार थे, उन्होंने चीजों को लीड किया। अवध से लीड किया पॉपुलर नवाब अली, सॉरी वाजिद अली शाह ने इसको लीड किया। और लखनऊ की साइड से किसने लीड किया, बिरजिस कदर ने। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ऑफन द मैसेज ऑफ रिबेलियन वाज कैरिड बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। शामिल क्या थे, मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बैरोट इन उत्तर प्रदेश, जो कि कॉमन मैन थे। गोनो हो अ ट्राइबल कल्टिवेटर थे सिंघभम के, सिंघभम इन छोटा नागपुर, बिकम अ रेबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। अब इसके बाद यहाँ पर आपके अंदर मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह के बारे में और शामिल के बारे में बता रखा है। इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं, इसको हम बिल्कुल आसानी से स्किप कर सकते हैं। अब बात आती है पार्टिसिपेशन ऑफ रिलीजियस मैन के बारे में। अगर हम बात करें लखनऊ के अंदर क्या हुआ, अवध का एनेक्सेशन ऑलरेडी हो चुका था, तो देयर वर मेनी रिलीजियस लीडर एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रोफेट्स हु प्रीचिड द, जो चाहते थे क्या हो कि ब्रिटिश रूल का डिस्ट्रक्शन हो, क्यों वो चाहते थे रिलीजियस पर्सपेक्टिव के रीजन की वजह से। From Meerut, there were reports that a fakir had appeared riding on an elephant and the sepoy were visiting him frequently. ये चीज कहाँ देखी गई, मेरठ के अंदर देखी गई। अब बात आती है रूमर्स की। ऐसे कौन से रूमर्स थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट की कंडीशन को आने दिया और जिन रूमर्स की वजह से अचानक से रिवॉल्ट की सिचुएशन इंडिया के अंदर बन गई। तो पहला था बुलेट्स कॉटेड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब देखो, काउ के फैट से प्रॉब्लम होती है मेनली उनको जो हिंदू रिलीजन को प्रीचिंग करते हैं, और पिग से प्रॉब्लम होती है मेनली मुस्लिम रिलीजन के लोगों को। तो ऐसा बोला गया कि जो बुलेट के ऊपर कोटिंग है जिसको आपको मुंह से हटाना होता है, वो कोटिंग किसकी है, काउ और पिग के फैट की मिक्स है। तो पहला ये था। इसकी आज तक भी हमारे पास ऐसी कोई बहुत क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, और माना जाता है ये कहीं ना कहीं रूमर था या फिर नहीं था, जो भी था, बट ये वन ऑफ द ट्रिगर्ड पॉइंट था उस टाइम पर आर्मी का, जिसकी वजह से जो म्यूटिनी है उसकी स्टार्टिंग हुई। उसके अलावा था कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय रिलीजन। दूसरा, उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर की गलती, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी गलती क्या रही कि वो चाहते थे कास्ट और रिलीजन मैटर के अंदर घुसना और साथ में लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये भी एक चीज थी जो बाद में चलकर ब्रिटिश रूल के जो लोग थे उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक चीज को देखा, तुम इंडियंस के साथ वर्स्ट कर लो, वो इतना तुम्हारे अगेंस्ट ना भी जाए, बट अगर तुम इंडियंस के रिलीजन पर गए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ बॉर्न डस्ट ऑफ काउ एंड पिग इन फ्लोर। साथ में माना गया कि जो आटा है उसके अंदर भी बोन की मिक्सिंग है रिलेटेड टू काउ एंड पिग। तो ये भी एक रूमर उस टाइम पर चला। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज ओमेन ऑफ अमित। रिपोर्ट आई काफी पार्ट से नॉर्थ इंडिया से, जो चपातीज वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपातीज वाज नॉट क्लियर, बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रीड इट एज एन ओमेन ऑफ अप हेवन। तो ये भी कुछ उन्हीं रूमर्स में से एक था जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा फैल गया और जिसने उस चीज को इंक्रीज कर दिया।
अब रीजंस क्या थे र्यूमर्स के अंदर बिलीव करने के, वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए। सबसे पहला, र्यूमर्स रेजोनेट विद सस्पिशन ऑफ द पीपल। र्यूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रेजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशन ऑफ पीपल। दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल हु बिलीव्ड देम, देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशन, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शन। अब देखो, र्यूमर्स का जब से जल्दी फैलने का रीजन होता है कि वो चीज किसी के फियर को या किसी के डीप कनेक्शन को जब इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे इंडियंस के लिए होता है उनका रिलीजन। उसके अलावा क्या था, ब्रिटिश पॉलिसी फॉर रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। ऐसी काफी चीजें ब्रिटिशर्स कर चुके थे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, हालांकि वो चीजें अच्छी थी, जैसे अबोलिशन ऑफ सती किया गया 1829 में, 1856 के अंदर आपका विडो रीमैरिज एक्ट। ये चीजें बहुत अच्छी थी अगर हम वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, लेकिन उस टाइम के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये रिलीजन के, हमारे रिलीजन के अंदर बिना बात के इंटरफेयर कर रहे हैं, और उनको इन चीजों से प्रॉब्लम थी, इसलिए भी उन्होंने रूमर्स के ऊपर बहुत जल्दी बिलीव कर लिया। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश ने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश कर चुके थे, जिसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट थी जो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, जिसके अंदर चाहे आपकी रायतवारी सेटलमेंट हो, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, और एक और आपकी जैसे महलवारी सेटलमेंट हो। उसके बाद क्या था, अनेक्सेशन ऑफ अवध, झांसी, सतारा, ये सारी चीजें भी हो चुकी थी। ब्रिटिश ने, उनकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी राजा की डेथ हो गई और उनका खुद का ब्लड का अगर सन नहीं है, तो फिर वो आगे राजा नहीं बन सकता। जिसके तरीके से उन्होंने अवध को, झांसी को, सतारा को, इन सभी को क्या किया था, एक्वायर कर लिया था। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से रूमर्स पे बहुत जल्दी बिलीव कर लिया गया। नेक्स्ट था एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिशर्स काफी ट्राई कर रहे थे कि इंडियन समझें कि वो बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, और वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट करें। तो ऐसी वो एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे थे, तो इसलिए भी लोगों को रूमर्स के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा हो गया। अब बात आती है अवध इन रिवॉर्ड। लॉर्ड डलहौजी ने डिस्क्राइब किया द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी डेट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इस टाइप से बोला लॉर्ड डलहौजी ने। 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. Subsidiary alliance and अवध। सब्सिडियरी अलायंस को अवध के ऊपर अप्लाई किया गया था, इम्पोज किया गया था 1801 में। अभी मैं आपको बताऊंगी सब्सिडियरी अलायंस क्या है। बाय द टर्म ऑफ दिस अलायंस, द नवाब को क्या था, उसको अपनी, देखो पहले सब्सिडियरी अलायंस ही समझ लेते हैं क्या है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। अब इसके अंदर क्या था कि जो भी राजा होगा उसकी खुद की जो मिलिट्री है, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी। उसको अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हैंडल करेगी ब्रिटिश मिलिट्री, जो उसके एरिया के अंदर रहेगी। अब ब्रिटिश मिलिट्री का जो उस एरिया के अंदर रहेगी, उसका खर्चा, खाना पीना, रहना, सब कुछ कौन देखेगा, वो देखने का काम होगा उसका किंग का, या वो जो भी उस जगह का रूलर होगा उसका। साथ में जो भी रूलर होगा, अगर उसके ऊपर कोई अटैक आए, कोई प्रॉब्लम आए, उसको कंसल्ट करना होगा ब्रिटिश अथॉरिटी से, ब्रिटिश मिलिट्री से उसको डील करनी होगी। वो किसी अदर रूलर से हेल्प नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल, अवध अगर सोचे कि उस पर अटैक हुआ है और वो सोचे कि मैं झांसी से हेल्प लूँ, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको हेल्प जो है वो ब्रिटिश कंपनी से ही लेनी पड़ेगी। साथ में वो बिना ब्रिटिश मिलिट्री और बिना ब्रिटिश अथॉरिटी से पूछे कोई भी एक्शन, किसी भी टाइप का वॉर का, बैटल का, किसी चीज को एक्वायर करने का, किसी भी टाइप का एक्शन नहीं ले सकता। और जो ब्रिटिशर्स के अलावा जो अदर कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, उनके साथ उसके कोई रिलेशन भी नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये था आपका सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम, जिसमें आप मान सकते हो कि भले ही रूलर कोई भी है, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल किसका चल रहा था, ब्रिटिश अथॉरिटी का। अब रीजन फॉर एनेक्सेशन, ब्रिटिश फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड थी, क्यों, अवध की जो सॉइल थी वो बहुत अच्छी थी इंडिको और कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन था कि वो अवध के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे। ऑफिशियल रीजन उन्होंने क्या दिया, नवाब वाजिद अली खान वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता ऑन अ प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। ये रीजन देकर उन्होंने अवध को एक्वायर कर लिया। फिर रिएक्शन ऑफ कॉमन पीपल ऑफ अवध, वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ दुख था, लॉस था, जो उन्होंने अपने नवाब को खो दिया था, जिसमें एक ने लिखा, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। ये उन्होंने अपने नवाब के लिए लिखा। अब बात आती है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड।
In Awadh, more than anywhere else, the revolt began an expression of popular resistance to an aligned order. It linked the prince, तालुकदार, peasant and सिपाही. अवध के अंदर उन्होंने इतना बुरा किया था कि हर तरीके से अवध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा 1857 के रिवॉल्ट के अंदर. सिपाही एंड रूलर वर्ल्ड. Close link existed between the sepoys and the ruler world. The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines. Since a vast majority of the sepoy were recruited from the villages of Awadh, racial discrimination and low pay grade. For decades से मतलब सालों से ऐसा हो रहा था कि जो सिपॉयज थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनको बहुत कम पे किया जा रहा है उनके काम के लिए, उनको लीव नहीं मिलती थी, वो अपने घर नहीं जा पाते थे, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते थे. ट्रस्ट वॉज रिप्लेस विद सस्पिशन. द एपिसोड ऑफ जो कार्टेजेस वाला था कि उन्होंने फ्लोर के अंदर बोन डस्ट वाला या फिर मिक्स ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग, उसकी वजह से उनका जो ट्रस्ट था वो अब खत्म हो चुका था. सिपॉय अब पीजेंट इन यूनिफॉर्म. लार्जर जो मेजोरिटी के अंदर जो सिपॉयज थे मेनली बंगाल आर्मी के अंदर, वो विलेजेस से रिक्रूट हुए थे. कौन सी विलेजेस से? मेनली अवध से, ईस्टर्न यूपी की साइड से. और जो मैक्सिमम ऑफ द थे वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे. एंड अवध वॉज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी. ये किस लिए बोला गया? क्योंकि अवध से मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम जो बंगाल आर्मी के अंदर लोग थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से बिलोंग करते थे. उस टाइम के ब्राह्मण्स के लिए जो वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा ट्रिगर्ड हुए. अब बात आती है तालुकदार्स एंड पीजेंट्स की. द annexation also disposed the तालुकदार्स of the region who for many generations had controlled land and power in the countryside. In pre-British time, the तालुकदार्स जो थे were oppressors, but many of them also appeared to be generous father figure and were often considered in times of need. अब मेनली तो जो थे ना तालुकदार्स और पीजेंट्स के बीच में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं देखे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तालुकदार्स भी पीजेंट को परेशानी करते थे. लेकिन कई जगह पर ऐसा देखा गया कि अच्छे तालुकदार्स भी थे जिनको जो पीजेंट्स थे भगवान की तरह मानते थे, उनको एक फादर फिगर मानते थे. सेटलमेंट विद एक्चुअल ऑनर. बाय रिमूविंग तालुकदार्स, कंपनी ने क्या किया? वुड एबल to settle the land with the actual owner of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasant while increasing revenue return for the state. अब कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि हमने तालुकदार्स को हटाकर क्या क्या पीजेंट्स की हेल्प की, लेकिन वो एक्चुअली जो वो रिवेन्यू का प्रेशर था वो डायरेक्ट पीजेंट्स के ऊपर आ गया. ब्रेक डाउन ऑफ सोशल ऑर्डर. जो तालुकदार्स को हटाया उसकी मतलब क्या हुआ कि आपने एक एंटायर सोशल ऑर्डर को जो सालों से इंडिया के अंदर देखा जा रहा था उसको ब्रेक कर दिया. द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट तालुकदार्स वर इंटरलोपर्स with no permanent stakes in land. The summary settlement proceed to remove the तालुकदार्स wherever possible. तो क्या हुआ? तालुकदार्स को उन्होंने रिमूव कर दिया, जो एक खुद से ट्रिगर पॉइंट बन गया. क्यों? क्योंकि तालुकदार्स जो थे वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए. रेबल्स एंड देयर डिमांड्स. अब रेबल्स और उनकी डिमांड क्या थी? पहली, द विजन ऑफ यूनिटी. The proclamation issued under the name of बहादुर शाह appeal to all section of the population, irrespective आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें यूनिटी दिखानी है. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन. द प्रोक्लेमेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड. प्रोक्लेमेशन ने क्या रिजेक्ट किया? कुछ भी जो ब्रिटिश रूल से, फिरंगी राज से एसोसिएट करता है, उन सारी चीजों को हटा दिया जाए, उन हर चीज के ऊपर अटैक किया जाए. द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर. Once British rule had collapsed, the rebels in places like Delhi, Lucknow, Kanpur tried to establish some kind of structure of authority. It showed that the rebel leadership wanted to restore pre-British world. जो उस टाइम के rebels थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश वर्ल्ड के आने से पहले जैसा इंडिया था वैसा इंडिया एस्टेब्लिश हो जाए. Next है repression of the revolt. British did not have an easy time in putting down the rebellion and passed a series of laws to help them quell the insurgency. By number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law. मतलब उस टाइम पर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका रिवॉल्ट देखा गया, क्या हुआ? पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंदर पुट कर दिया गया. रिप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली. लाइक द रिबेल्स, ब्रिटिश रिकॉग्नाइज किया उन्होंने कि दिल्ली की एक सिंबॉलिक वैल्यू है. भले ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया हो, लेकिन दिल्ली आज भी एक सिंबॉलिक वैल्यू की तरह काम कर रहा है. तो द ब्रिटिश thus mounted a two-pronged attack began in earnest in early June 1857. एक फोर्स को कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया, दूसरी को पंजाब से, और फिर लेट सितंबर के अंदर क्या हुआ? दिल्ली को फाइनली कैप्चर कर लिया गया.
जो बादशाह थे उनको जेल में डाल दिया गया था रंगून के अंदर, म्यांमार, और बाद में उनकी अल्टीमेटली वहीं डेथ हो गई थी। रिप्रेशन इन अवध, गंगेटिक प्लेन की बात करें, फोर्सेज हैड टू रिकंक्वायर द एरिया विलेज बाय विलेज, और ब्रिटिश ने रियलाइज किया दैट दे वर नॉट डीलिंग विद द मेयर म्यूटिनी बट एक अपराइजिंग जो बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें हुई। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर इस चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया कि क्या रीजन थे फेलियर के, 1857 का रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, बट उसके सिंपल से रीजन थे, कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी में कमी देखी गई, दूसरा कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है उसके अंदर कमी देखी गई। अब कोई भी इसलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि वो इंडिया को वापस चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स लड़ रहे थे क्योंकि वो रिवेन्यू सेटलमेंट से प्रॉब्लम थी, आर्मी को प्रॉब्लम थी जो उनका रिलीजियस बिलीफ हुआ या फिर उनको पेमेंट अच्छी नहीं मिलती उन चीज़ों से, लेकिन रियलिटी में इंडिया के लिए यहाँ पर कोई नहीं लड़ रहा था। तीसरा रीज़न था साउथ इंडिया बिल्कुल अपसेंट कह सकते हो आप इस पूरे रिवॉल्ट के अंदर, ये भी एक रीज़न रहा। फोर्थ रीज़न रहा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ब्रिटिश आर्मी वैसे साइज में स्मॉल थी लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट थी। पांचवी प्रॉब्लम थी जो आज भी इंडिया में प्रॉब्लम है, हमेशा इंडिया में प्रॉब्लम रहेगी, चाहे हम किसी भी एम्पायर, किसी ने भी अगर इंडिया पर अटैक किया हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इंडियंस खुद अपने आप को किसी और के आगे सर्व कर देते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई थी तो उन्हीं के खुद के कुछ राज्य के लोगों ने उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर ब्रिटिश का साथ दिया। चाहे सेम आप मराठा एम्पायर के अंदर देखोगे, मराठा एम्पायर में रघुनाथ राव जो पेशवा थे या फिर बाद में जो बाजीराव सेकंड पेशवा बने, उन्होंने खुद जाकर ब्रिटिशर से डील की एम्पायर के लिए। तो इस टाइप से ये कमी इंडिया में हमेशा रही है जिसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको एक बार आपको रीड कर लेना है, यहाँ से अलग से सारी चीज़ें हैं। जैसे बेल ऑफ आर्म क्या होता है, एक स्टोर रूम इन विच वेपन्स को रखा जाता है, ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग बाय थॉमस जॉन्स बार्कर इन 1859 फेमसली, जिसको हम रिलीफ ऑफ लखनऊ कहते हैं। अब इन मेमोरियम क्या है, पेंटिंग बाय जोसेफ नॉयल पैटर्न जो डिपिक्ट करता है इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, किस टाइम पर, रिबेल्स के टाइम पर। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वुमेन के साथ कुछ भी नहीं किया जाता, काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें माना गया है कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इंग्लिश वुमेन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, उनका रेप भी किया था और उनको भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भी वायलेंस परफॉर्म की थी। तो यहाँ पर सारे हैं, एक बार आपको इनको गो थ्रू कर लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जैसे आपने लाइन हमेशा सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा इसको, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इन चीजों को एक बार आपको गो थ्रू। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली बात की गई मद्रास, प्रेजेंट चेन्नई, कैलकाटा, कोलकाता, बॉम्बे, मुंबई, ये तीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने ट्रेड के जिस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। कंपनी एजेंट्स मद्रास के अंदर सेटल हुए इन 1639, कलकत्ता के अंदर 1690 एंड बॉम्बे वाज गिवन टू द कंपनी। बॉम्बे को मतलब उनको डावरी के अंदर मिला था बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के अंदर पोर्तुगीज का रूल चल रहा था, क्योंकि पोर्तुगीज इंग्लिश से पहले आए थे। बाद में जो पोर्तुगीज की प्रिंसेस थी उनकी इंग्लिश प्रिंस के साथ शादी हुई तो बॉम्बे उनको डावरी के अंदर मिल गया था। तो इस तरीके से ये तीन जगहें जो आज भी इंपॉर्टेंट सेंटर है इंडिया के लिए, इनको इस्टेब्लिश किसने किया, अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ऑफ प्री कॉलोनियल टाइम्स, हमें यहाँ से सिर्फ इतना समझना है, जब मुगल्स रूल कर रहे थे, जब आपकी मेनली तीन सेटलमेंट्स इंडिया के अंदर मानी जाती थी, जो तीन प्रॉस्पर सिटीज थी वो थी आपकी आगरा, दिल्ली एंड लाहौर। लेकिन चीजें जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया, उससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट वगैरह शिफ्ट हुआ, उससे इन जगहों की जो रेलेवेंस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को खो दिया था, क्यों, क्योंकि मुगल खुद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे और नई रीजनल पावर्स जो थी उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती चली गई थी, जिसमें आपका लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना प्रेजेंट डे पुणे, नागपुर, बड़ौदा जो प्रेजेंट डे वडोदरा कहलाता है, तंजौर प्रेजेंट डे तंजावुर। जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी उन्होंने भी दिल्ली, आगरा, इन जगहों को छोड़कर इन सिटीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो आर्टिसंस थे, या फिर वो किसी भी कम्युनिटी के लोग थे जो अपने काम को प्रैक्टिस करना चाहते थे। कस्बा एंड गंज, सम लोकल नोटेबल्स और ऑफिशियल्स थे जो मुगल रूल से एसोसिएट करते थे, उन्होंने भी इस
इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहा और उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर अपनी अर्बन सेटलमेंट को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स अराउंड ट्रेडिंग सेंटर। जो यूरोपियन कंपनीज थी कमर्शियली, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह के अंदर अर्ली मुगल टाइम पर क्या किया, अपनी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया था, जिस टाइम पर मुगल एम्पायर पीक पर चल रहा था, बट ये कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे। जैसे पोर्तुगीज ने अपने आप को 1510 में पणजी के अंदर इस्टेब्लिश किया और आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने एट लास्ट गोवा को छोड़ा। डच ने मसूलीपट्टनम के अंदर, ब्रिटिश ने मद्रास के अंदर, फ्रेंच ने पौंडुचेरी के अंदर, और पौंडुचेरी को भी बाद में कब फ्रेंच ने खाली किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बैटल ऑफ प्लासी और उसकी कंसिक्वेंसेस हमें पता है 1757 के अंदर, हम बैटल भी नहीं कह सकते, एट लास्ट वो एक कॉन्स्पिरेसी ही थी जो सुजाउदौला के अगेंस्ट की ब्रिटिशर्स ने। उस कॉन्स्पिरेसी के बाद क्या हुआ था, नए नए इकोनॉमिक कैपिटल्स जो थी इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे, जो मेनली आपकी पोर्ट सिटीज थी, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। इनके अंदर रैपिडली ग्रोथ हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर बता रखा है कस्बा क्या होता है, एक स्मॉल टाउन इन द कंट्री साइड ऑफन द सीट ऑफ अ लोकल नोटेबल, और गंज क्या होता है, रेफर टू अ स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मैपिंग एंड सर्वे। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या थी डाटा और मैपिंग की। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने रिकॉर्ड्स को बिल्कुल डिटेल में रखते थे, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहते थे ताकि उनको अपनी ग्रोथ पता चलती रहे। मैपिंग एज अ सोर्स टू कंसोलिडेट पावर की अगर हम बात करें, वो मानते थे कि गुड मैप्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, जिससे हमें लैंडस्केप, टोपोग्राफी, हर चीज का आइडिया रहे, जिससे कि हम किसी भी रीजन को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से हम कंट्रोल कर पाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड टैक्स की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती थी, मैपिंग को यूज करती थी लोकेशन ऑफ घाट्स को शो करने के लिए, हाउसेस की, रोड्स की, सारी चीजों की क्वालिटी, उनके अलाइनमेंट को शो करने के लिए। ब्रिटिश ट्राई करते थे टू रेज मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग टाउन थ्रो, कैसे, तो सिस्टमेटिकली एनुअल कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए। उसके बाद सेंसस की बात करें तो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस आपका हुआ 1872 के अंदर। देयर आफ्टर फ्रॉम 1881 क्या हुआ, हर 10 साल के अंदर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया गया। अब बीच में कोरोना की वजह से सेंसस डिले हो गया, लास्ट आपका 2011 में हुआ था, अब दोबारा होगा 2026 के अंदर, जिसके बाद काफी कुछ आपके डाटा के अंदर चेंज होगा, काफी बुक्स के अंदर चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड्स ऑफ चेंज की बात करें, कॉलोनियल टाइम के अंदर क्या हुआ, स्मॉलर टाउन्स जो थे वो रैपिडली ग्रोथ करना स्टार्ट कर गए। जो न्यू सिटीज थी, कुछ नई सिटी स्टेब्लिश हुई, कैसे, एज अ एक्सपोर्ट हब टू डंप ग्राउंड ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स। इम्पैक्ट 1853 के अंदर आपका इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन हो चुका था, पहली ट्रेन थी आपकी बॉम्बे टू थाने। और उसके बाद रेलवे एक्सपोर्ट हुआ, मतलब रेलवे इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ कि नए नए जो डिपोट थे वो बने, नए नए रेलवे स्टेशन बनना स्टार्ट हुए, जिससे कि रॉ मटेरियल जो था वो भी एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में जाने लग गया। जो आपके रेलवे टाउन से लाइक जमालपुर, वॉल्टेयर, बरेली, ये सारे जो टाउन्स थे जहाँ पर रेलवे स्टेशन बने, वो टाउन्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए। फीचर्स ऑफ द न्यू कॉलोनियल टाउन्स, न्यू कॉलोनियल टाउन्स जो इस टाइम पर इस्टेब्लिश, उनके क्या फीचर्स है, सबसे पहले वहाँ पर फोर्ट्स थे, सर्विसेज बहुत अच्छी थी, चाहे वो रेलवे की सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन सर्विस हो, साथ में पोर्ट सिटीज जो थी मेनली, क्योंकि मेनली उनका काम क्या था, ब्रिटिश कंपनी का मेन काम तो उनका ट्रेडिंग का था, जो पोर्ट सिटीज थी मेनली वो ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गई। जैसे आप मद्रास के अंदर फोर्ट जॉर्ज देखोगे, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम, और इन बम्बई के अंदर द फोर्ट मार्क आउट द एरियाज ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट। रेशियल डिस्टिंक्शन भी हमें देखने को मिला, ब्रिटिशर्स ने व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को अलग अलग एस्टेब्लिश किया। व्हाइट टाउन जहाँ पर वो खुद रहते थे, सारी फैसिलिटीज उनको मिलती थी, वहीं ब्लैक टाउन जो होते थे कंपैरिजन में जहाँ पर वो इंडियंस को रखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो सुपीरियर है, और ब्लैक टाउन के अंदर फैसिलिटीज के टर्म्स में हालत इतने अच्छे नहीं थे। सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज, धीरे धीरे फैक्ट्रीज स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। फैक्ट्रीज कहाँ स्टेब्लिश हुई, जहाँ पर चीप लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो आज के टाइम पे जो आप आपका झारखंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन देखो, उस जगह पर क्या थी, फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा स्टेब्लिश हुई। जहाँ पर कोलकाता कह रही हूँ, जहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन अच्छी थी, वहाँ फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हुई ताकि कॉटन को वहां से निकाला जा सके। क्यों, कॉटन एक इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन थी जो उनकी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। इकोनॉमी बेस्ड ऑन टर्सरी सेक्टर,
द इकोनॉमी ऑफ जो सिटी थी वो सिर्फ प्राइमरी के ऊपर नहीं, अदर फैक्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर भी अब डिपेंड होना स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब टर्सरी सेक्टर भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, रेलवे सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए। तो जो टर्सरी सेक्टर था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अ न्यू अर्बन इन्वायरमेंट, एक नया अर्बन इन्वायरमेंट जो था वो सेटअप हो गया था। अब ब्रिटिशर्स ने 1857 से क्या लेसन लिए? उन्होंने देखा कि इंडिया का लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने नए अर्बन स्पेसेस अपने लिए जो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, जिनको उन्होंने सिविल लाइंस का नाम दिया, ताकि वो वहां पर वो सेफ इनक्लेव्स की तरह इस्टेब्लिश उन्होंने किए, जहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो आराम से रह सके। उन्होंने ब्लैक एरियाज को अलग से क्रिएट किया, ठीक है। साथ में उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बीमारी अब फैले, क्योंकि अगर फैलेगी तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो उन्होंने चाहे ब्लैक एरिया हो चाहे व्हाइट एरिया हो, उन्होंने हर जगह सैनिटेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा काम उन्होंने किया। उसके अलावा उन्होंने किसकी चीज के ऊपर काम किया? उसके अलावा उन्होंने काफी सारी रेशियल एक्सक्लूसिवनेस को भी बनाया, जैसे उन्होंने क्लब्स थे और चीजों को, थिएटर्स को बिल्ड किया। किसके लिए? सिर्फ रूलिंग एलाइट के लिए उन्होंने इन चीजों को भी परफॉर्म किया, बिल्ड किया, जहां पर पार्टीज वगैरह वो ओकेजनली कर सके। द फर्स्ट हिल स्टेशन, हिल स्टेशन के अंदर भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस टाइम पर देखी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको स्टैब्लिश किया। हिल स्टेशन एज स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, हिल स्टेशन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस बन गए। किसके लिए? फॉर बिल्डिंग ट्रूप्स, गार्डिंग फ्रंटियर्स को, और कंपेन लॉन्च करने के लिए अगेंस्ट एनिमी रूलर्स। इस तरीके से आपके काफी सारे हिल स्टेशन भी डेवलप हुए। शिमला एंड गुरखा वॉर, लाइक शिमला, प्रेजेंट डे शिमला, was founded during the course of गुरखा वॉर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट किस टाइम हुई? जब 1815-16 के अंदर गुरखा वॉर हुआ। जब एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1818 लेड टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ब्रिटिश का इंटरेस्ट डेवलप हुआ माउंट आबू के अंदर। एंड दार्जिलिंग वाज रेस्टेड फ्रॉम द रूलर्स ऑफ सिक्किम, कब मिली? 1835 के अंदर। 1864 के अंदर वायसरॉय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला, व्हिच लेटर ऑन बिकम द ऑफिशियल रेसिडेंस बन गया था किसका? कमांडर है चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी उस टाइम के अंदर। टू प्रोटेक्ट द आर्मी फ्रॉम डिजीजेस, ब्रिटिश एसोसिएटेड हॉट वेदर जो होता है उससे जो बीमारियां हैं वो ज्यादा फैलती हैं, इसलिए उन्होंने आर्मी को भी क्या किया? आर्मी को भी लगभग कहाँ रखा? हिल स्टेशन पर रखा, ताकि जो आर्मी है वो भी डिजीजेस से फ्री रह सके। और हिल स्टेशन पर ही आर्मी के कंटेनमेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया। रेलवेज मेड हिल असेसिबल टू इंडियंस, अब रेलवे की डेवलपमेंट हो चुकी थी, इसलिए अब हिल स्टेशन कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग थे उनके लिए भी इजीली असेसिबल था। क्योंकि आज आप देखते हो कि हिल स्टेशन पर जाना बहुत इजी है, आज भी कई रास्तों पर जाना इजी नहीं है। जब आप जैसे मनाली तक जाना इजी है, मनाली से लाहौल एंड स्पीति के रास्ते में आपको थोड़ा बहुत आज भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जब लद्दाख की साइड जा वहां आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो हिल स्टेशन में जाना बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि रोड्स बिल्ट नहीं थे, ऐसा कोई सेंटर नहीं था। तो उस टाइम पर बहुत टफ था। जो जिस चीज को सबसे पहले असेसिबल किसने करवाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। साथ में जो हिल का रीजन था वो अल्टीमेटली उनके लिए क्या बन गया? एक रेवेन्यू जनरेटर बन गया। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी टी की, कॉफी की प्लांटेशन है वो कहाँ पर होती है? हिल्स के ऊपर ही होती है। और अल्टीमेटली जो टी था, टी का जो एक्सपोर्ट वो करते थे, वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज, अब सोशल लाइफ न्यू सिटीज में कैसे थी? ओल्ड टाउन्स के कंपैरिजन में क्या था? अब नई सिटीज में पब्लिक पार्क थे, थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, जो उनको एक एक्साइट करते थे एक नए एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए। जो मिडिल क्लास थी उसका राइज हो चुका था। क्यों? क्योंकि स्कूल्स, बिल्डिंग्स, कॉलेजेस स्टैब्लिश हो गए थे। तो फिर अब क्लर्क्स की डिमांड थी, टीचर्स की डिमांड थी, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, अकाउंटेंट की डिमांड थी। तो एक न्यू क्लास ऑफ मिडिल क्लास जो थी वो यहाँ से राइज हो चुके थे। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, अब जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी जर्नल्स के माध्यम से, ऑटोबायोग्राफीज के वे से, या फिर बुक्स के वे से। और कहीं ना कहीं वो भी पैट्रियार्किकल नॉर्म्स को क्या कर रही थी? डिस्ट्रॉय कर रही थी। न्यू क्लास विद इन द सिटी, अब एक नई क्लास जो थी विद इन द सिटीज जो थी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसको हम कहते हैं वर्किंग क्लास। राइज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ धर्मा, येट द पुअर जो थे वो ओपनली क्रिएटेड अ लाइवली अर्बन कल्चर ऑफ देयर ओन। दे वर एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेंट थे। अब वो रिलीजियस फेस्टिवल्स में, तमाशाज में, इन सारी चीजों के अंदर क्या कर रहे थे? अपने आप को यहाँ पर सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब यहाँ पर बात की गई है मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग इन आर्किटेक्चर।
The company had first set up its trading activities in the well-established port of Surat on the west coast. Subsequently, ये हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. The search for textile brought British merchants to the East Company. In 1639, they constructing a trading post in Madraspatnam, Chenapatnam. The company had purchased right of settlement from the local Telugu lords, the Nayaks of Kalahasti. Rivalry with फ्रेंच के साथ ब्रिटिश की बहुत अच्छी खासी रिवेलरी थी. इनके बीच में 3 वॉर भी हुए थे जिनको हम कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, और अल्टीमेटली जो थे ब्रिटिश जो थे वो जीत गए थे. रिवेलरी विद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1746 से 63 तक लेट द ब्रिटिश टू फोर्टिफाई मद्रास एंड गिव देयर रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज. इसकी वजह से उन्होंने मद्रास के अंदर का ज्यादा काम किया. जो मद्रास का फोर्ट जॉर्ज था वो क्या बना, एक सिंबल बना किसके लिए, एज अ व्हाइट्स के लिए, और एक सुपीरियरिटी का सिंबल वहां पर बना. ब्लैक टाउन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लियर लाइन ऑफ फायर. जो ब्लैक टाउन थे वो डेवलप किए गए फोर्ट के आउटसाइड एंड इट वाज लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल टाउन. इट वाज हाउएवर डिमोलाइज्ड इन द मिड 70s एंड द एरिया वाज क्लियर्ड किया गया किसके लिए, सिक्योरिटी जोन के लिए. कम्युनिकेशन कैसे होता था विद इन ब्लैक टाउन के अंदर. चिंता ड्रिपेट वॉज एन एरिया मेंट फॉर जो वीवर्स के लिए था. वॉशरमैन पेट किसके लिए था, जो क्लोथर्स के लिए कॉलोनी थी. रोयापुरम वॉज अ सेटलमेंट थी जो क्रिश्चियन बोटमैन जो वर्क करते थे कंपनी के लिए. तो इस तरीके से कम्युनिटीज को ब्लैक टाउन के अंदर इस्टेब्लिश किया गया. द न्यू मिडिल क्लास. सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज जो थी वो मद्रास के अंदर आकर सेटल होना लग गई. क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन राइज हो गई थी, तो वहां पर उनके लिए जॉब्स थी, इसलिए वो भी वहां पर आकर क्या हुए, सेटल होना स्टार्ट हो गए. Mylapore and Triplicane were earlier Hindu religious centers that supported a large group of Brahmins. The Dubashas were Indians who could speak 2 languages, the local language and the English. तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं. फिर बात की गई है टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता. कलकत्ता had grown from 3 villages जिनका नाम था सुतानती, कोलकाता एंड गोविंदापुर. रीजन क्या था यहाँ पर टाउन प्लानिंग का, मेन इमीडिएट रीजन था यहाँ पर डिफेंस. क्यों, सिंपल सा पहली रीजन क्या था, डिफेंस. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ. उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका बाद में चलकर बक्सर भी हुआ. तो बंगाल के पास उनका पूरा कंट्रोल था. बंगाल के अंदर उनके पास फोर्ट विलियम था, उनका फोर्ट. साथ में बंगाल से उनकी काफी ज्यादा ट्रेड की चीजें जुड़ी हुई थी. ये सारी चीजों की वजह से बंगाल के अंदर अच्छी खासी टाउन प्लानिंग हुई. द लॉटरी कम्युनिटी एंड टाउन प्लानिंग. लॉटरी कमेटी कमीशन किया इन्होंने एक न्यू मैप किसके लिए, कैलकाटा के लिए. अमंग द कमिटीज मेजर एक्टिविटी वाज रोड बिल्डिंग इन द इंडियन पार्ट ऑफ द सिटी एंड क्लियरिंग द रिवर बैंक ऑफ इंक्रोचमेंट्स. उसके अलावा क्या था, थैच्ड हट्स वर बैन कर दी गई थी 1836 के अंदर यहाँ पर, और टिल्टेड रूफ को कलकत्ता के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया था. एग्जिस्टिंग जो रेशियल डिवाइड था व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन वाला, उसको रीइंफोर्स कर दिया गया था बाय न्यू डिवाइड ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी के रूप में. मतलब ब्लैक और व्हाइट टाउन को हटाकर हेल्दी और अनहेल्दी. फिर बात की गई है आर्किटेक्चर इन बॉम्बे. वन वे ऑफ रियलाइजिंग देयर इंपीरियल विजन था थ्रू टाउन प्लानिंग. अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, जिससे कि फ्यूचर तक रिकॉग्नाइज किया जाए किसको, ब्रिटिशर्स को. उसका एक तरीका था टाउन प्लानिंग. उसके लिए उन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल जो यूजुअली यूरोपियन को भी यूज किया, जिससे उन्होंने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया. दे वर ऑफन मेंट टू रिप्रेजेंट आइडियाज सच एज इंपीरियल, अपनी पावर को शो करने के लिए. इट एक्सप्रेस द ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप इन एन अलाइन कंट्री. मतलब जैसा लैंडस्केप ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के अंदर है वैसा ही इंडिया के अंदर क्रिएट करना, ताकि वो चीजें उनकी याद हमेशा बनाए रखें. द ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल जो है वो बेस्ट सिंबलाइज करता है उनकी सुपेरियरिटी को, उनकी अथॉरिटी को और उनकी पावर को. दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक यूरोपियन वुड मार्क आउट द डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट, जो उनके बीच में एक डिफरेंस बनाकर रखेंगे. वन एग्जाम्पल है इसका इज द बंगलो ड्राइव फ्रॉम बंगला, अ ट्रेडिशनल थैच्ड बंगाली हट. टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें, फॉर पब्लिक बिल्डिंग 3 ब्रॉड स्टाइल्स को यूज किया गया है, जिसमें से 2 जो थे वह डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम फैशन जो इंग्लैंड के अंदर प्रिविलेंट था उसी से. पहला है नियो क्लासिकल स्टाइल. द फर्स्ट वाज कॉल्ड नियो क्लासिकल और द न्यू क्लासिकल. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होती थी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर से, फ्रंटेड विद लॉफ्टी पिलर्स. इट वाज ड्राइव फ्रॉम टिपिकल बिल्डिंग जो आपको एंशिएंट रोम में देखने को मिलेंगी. नाउ वी मेड इंपीरियल इंडिया के अंदर अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए. द मेडिटेरियन ओरिजिन ऑफ द आर्किटेक्चर वर आल्सो थॉट टू बी सुटेबल था फॉर ट्रॉपिकल वेदर. एग्जाम्पल है इसका इस स्ट्रक्चर का, टाउन हॉल इन बॉम्बे वॉज बिल्ट इन दिस स्टाइल इन 1833.
अनदर ग्रुप ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग में बात करें जो कॉटन बूम के टाइम पर स्टेब्लिश की गई, उनमें से है द एल्फिंस्टन सर्कल, सब्सिक्वेंटली नेम्ड हॉरीमैन सर्कल. इट मेड इनोवेटिव यूज ऑफ covered arcades at ground level to shield the shopper and pedestrian from the fierce sun and rain of Bombay. यहाँ पर दोनों की आपको मिलेगी, टाउन हॉल इन बॉम्बे एंड द एल्फिंस्टन सर्कल पिलर एंड आर्केड्स. फिर दूसरा था नियो गॉथिक स्टाइल. अनदर स्टाइल था जिसको ज्यादा यूज किया गया. इसके अंदर क्या था, हाई पिच रूफ्स, पॉइंटेड आर्केज एंड डिटेल्ड डेकोरेशन देखने को मिली. इसका एग्जांपल क्या है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट वर ऑल बिल्ट इन दिस स्टाइल. एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ नियोगोथिक स्टाइल क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस द स्टेशन, जो आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस. द यूनिवर्सिटी हॉल वाज मेड विद मनी, जिसको डोनेट किया था बाय सर कॉवजिट जहांगीर, रेड मनी, और रिच पारसी मर्चेंट थे ये और इंडियन थे. द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर was similarly funded by the banker प्रेमचंद रायचंद, was named after his mother as राजाबाई टावर. फिर थर्ड स्टाइल था आपका इंडो सार्सेनिक स्टाइल. टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एक न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल को डेवलप किया गया था जिसका नाम था इंडो सार्सेनिक स्टाइल. द इंस्पिरेशन फॉर दिस स्टाइल आई थी आपकी जो इंडिया की मेडिवल बिल्डिंग्स थी उनसे. अब इंडो वॉज शॉर्ट हैंड फॉर हिंदू एंड सार्चन वॉज अ टर्म यूरोपियन यूज टू डेजिग्नेट मुस्लिम, जो उन्होंने मुस्लिम को डेजिग्नेट करने के लिए वो यूज करते थे. इसका एग्जाम्पल आपको देखने को कौन सा मिलेगा, इस स्टाइल का एग्जाम्पल है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्ट इन द ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911. उनको वेलकम करने के लिए बनाया गया था. इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है आपका गेटवे ऑफ इंडिया इस स्टाइल का. एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा ने जो टाटा महल होटल बनाया वो भी इस सेम सिमिलर स्टाइल में ही बाद में चलकर बनाया. अदर डेवलपमेंट क्या हुई थी इस पीरियड के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ चॉल, जो आज भी आप अगर आपने कोई सीरियल मूवी में देखा होगा, मल्टी स्टोरी सिंगल रूम अपार्टमेंट्स जो होते हैं जिनको मेनली बॉम्बे में चॉल बोला जाता है, आपने किसी मूवी या फिर सीरियल वगैरह में देखा होगा, उनकी डेवलपमेंट इसी टाइम पर हुई. बॉम्बे एज अ कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई. आज भी इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी बॉम्बे ही मानी जाती है और बॉम्बे का डेवलपमेंट मेनली कब हुआ, कॉलोनियल रूल के टाइम पर. ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, जो इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट क्लास थी वो भी काफी ज्यादा ग्रो की, जिसमें मेनली आपके थे पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम्स, गुजराती, बनिया, बोहरा. जो आज भी आप क्या मानते हो कि जो गुजराती होते हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, आज भी जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनको बिजनेस में ही बहुत अच्छा माना जाता है. मतलब माना जाता है कि उनकी जनरेशन से उनके अंदर वो बिजनेस वाली क्वालिटी होती है. और आप किसी भी मारवाड़ी कम्युनिटी के इंसान से अगर आप मिलोगे, आप उनसे पहली चीज यही सुनोगे कि हाँ हमारी फैमिली में, उनकी फैमिली में बिजनेस में आपको डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनके आसपास के लोग हैं देखने को मिलते हैं. डेवलपमेंट अराउंड द ग्लोब एंड राइज ऑफ ऑर्ब्स प्रिमा इन इंडस. 1869 में स्वीज कैनाल को ओपन कर दिया गया था जिसने फर्दर स्ट्रेथन किया किसके, बॉम्बे के लिंक को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसकी वजह से भी क्या है जो बॉम्बे और ज्यादा फेमस हो गया. फिर यहाँ पर ये टाइमलाइन दी हुई है, इस सारी टाइमलाइन को याद करने की जरूरत नहीं, टाइमलाइन को आपको याद करना है यहाँ से. 1773 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता को, बाद में इसी को कोलकाता हाई कोर्ट बना दिया गया. 1784 में एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड की गई, किसने, सर विलियम जॉन्स ने. 1793 में कॉर्नवालिस कॉर्डिन एक्ट हुआ. 1803 में लॉर्ड वेलेस्ले ने मिनट ऑन कोलकाता टाउन इंप्रूवमेंट. 1880 में ब्रिटिश ने डेक्कन को टेक ओवर किया. 1853 में रेलवे फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. 57 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग व्हील बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुई. 57 में यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, तीनों में यूनिवर्सिटी बनी. 70s में क्या हुआ, बिगिनिंग हुआ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन म्युनिसिपैलिटीज. तो मान लो जब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो आज आप पंचायती राज सिस्टम देखते हो, इंडिया में ऑफिशियली इस चीज को लागू बहुत लेट किया गया, लेकिन उस टाइम पर जब आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होते थे उस टाइम पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया था. 1881 में मद्रास हार्बर कंप्लीटेड. 1896 में फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ अ फिल्म एट वॉटसन होटल बॉम्बे. 96 में प्लेग स्टार्ट स्प्रेडिंग टू मेजर सिटीज. 1911 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, जब कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया. आज तक दिल्ली ही हमारी कैपिटल है. इंटरेस्टिंग पॉइंट में एक है पेट, एक तमिल वर्ड है, मीनिंग है जिसका सेटलमेंट, वाइल पूरम यूज किया जाता है विलेजेस के लिए. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एक बार गो थ्रो करनी है. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले बात की गई है सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड. तो देखो इस चीज को छोड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में.
सबसे पहले वो लीडर कहाँ बने थे, साउथ अफ्रीका के अंदर बने थे। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया वापस आए 1915 के अंदर, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका के अंदर थे। अब साउथ अफ्रीका एंड द मेकिंग ऑफ गांधी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है, चंद्रन देवानेसन हैज रिमार्क्ड साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forged the distinct technique of non-violent protest known as सत्याग्रह। ऐसा नहीं था कि सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस जैसी बातें उन्होंने इंडिया में आकर ही की थी, ये सारी बातें उन्होंने वहां पर भी की थी। अब रोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड मेंटरशिप ऑफ गांधी जी। अब देखो, स्वदेशी मूवमेंट की स्टोरी मैं आपको बताऊं तो वो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 के अंदर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हुआ था। इसके अपोज में इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, और मेजर लीडर्स जो आपके स्वदेशी मूवमेंट के थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। उसके बाद बात यहाँ पर बताई गई है मॉडरेट्स की। अब देखो, मॉडरेट्स की जहां तक की बात है, सिंपल सी बात है, कांग्रेस के अंदर 1907 के अंदर एक सेपरेशन हुआ था, जिसमें एक तरफ थे मॉडरेट्स, दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में वो लीडर शामिल थे जो बिलीव करते थे लेटर्स लिखने में, प्रेयर्स करने में, टेलीग्राफ्स भेजने में, यानी मतलब आप राइटिंग की हेल्प से और मतलब पीसफुल एजिटेशन से आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम को पा सकते हो। वहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थे जो मतलब कि वॉर के अंदर, बैटल के अंदर किसी को मारना वगैरह, इन चीजों में बिलीव रखते थे। तो अब इन्हीं मॉडरेट्स में एक लीडर थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। अब बात आती है टूर ऑफ द कंट्री इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो, ऐसा नहीं है 1915 के अंदर इंडिया आते ही गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रेवलिंग की और उनको बुलाया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में। अब क्यों बुलाया गया ओपनिंग सेरेमनी में, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर इतना रिमार्केबल वर्क करके आए थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट थी। इंडिया के अंदर उन्होंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब उसके बाद है, यहाँ पर बता रखा है गांधी जी का फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस का था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फरवरी 1916 में। यहाँ उन्होंने एक बहुत नोटेबल स्पीच दी, जिस स्पीच से सभी जो लोग थे वो इम्प्रेस हुए। उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया, गांधी जी स्पीच एट बनारस इन February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, but it was also a statement of his intent, the first public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब उसके बाद उनकी चीजें स्टार्ट होती है 1917 में। 1917 में हुआ चंपारण का आंदोलन। चंपारण के अंदर क्या हुआ कि एक पीजेंट उनके पास आकर, उस पीजेंट ने उनसे हेल्प मांगी। वहां पर मेनली प्रॉब्लम थी कल्टीवेशन से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो किससे, रिवेन्यू से परेशान थे। तो गांधी जी ने उनके लिए वहां पर चंपारण मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और गांधी जी को वहां पर जीत भी मिली और जो वहां के पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो यहाँ से गांधी जी और आगे बढ़ते चले गए। फिर सेम नेक्स्ट ईयर 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये दो कैंपेन हुए जिनके अंदर भी गांधी जी शामिल थे। पहले कैंपेन के अंदर क्या था कि जो अहमदाबाद के मिल वर्कर थे वो बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते थे अपने लिए। क्यों? क्योंकि उनको 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता था और सारी ऐसी चीजें थी, इसलिए उनकी प्रॉब्लम गांधी जी ने सॉल्व की। उसके बाद खेड़ा के अंदर भी पीजेंट्स परेशान थे टैक्सेशन से, उनकी भी प्रॉब्लम गांधी जी ने सॉल्व की। इस तरीके से क्या हुआ, जो पुअर क्लास थी, जो पीजेंट क्लास थी, उनके दिलों में गांधी जी बस गए इन अ सिंपल लैंग्वेज। अब 1919 के अंदर एक मेजर टर्न आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि 1919 में एक तो रोलेट एक्ट लगा होता। रोलेट एक्ट का मतलब क्या होता है, सेम लाइक मार्शल लॉ, कि ब्रिटिश को अगर कोई 4 लोग भी साथ में खड़े दिख गए तो उनके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। ये था आपका रोलेट एक्ट। दूसरा 1919 तक क्या था, आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो भी खत्म हो चुका था। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर क्या हुआ था कि जो टर्की थी, टर्की को ब्रिटिश ब्रिटेन ने अच्छी तरीके से नहीं मतलब ट्रीट किया था, और जो टर्की के खलीफा थे उनको जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से, और उनके अलग लेवल की रिस्पेक्ट मुस्लिम रिलीजन के अंदर मानी जाती थी, इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो उस चीज से परेशान थे। एक चीज तो ये चल रही थी 1919 में। दूसरा 1919 में क्या हुआ
कि जलियांवाला बाग मस्करस, मेनली यहाँ पर आपको बता रखा है बैसाखी का दिन था। उस दिन जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे, मेनली एक पीसफुली इकट्ठे हुए थे वो वहां पर, और उनके ऊपर क्या हुआ, ओपन फायरिंग कर दी गई थी। आज भी अगर आप वहां पर जाके देखोगे आपको आज भी वहां पर गोलियों के निशान मिल जाएंगे। और अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी केसरी 2, उसके अंदर भी आपको पूरा जलियांवाला बाग से रिलेटेड ही सारी चीजें वहां पर आपको मेंशन की गई है। तो उस पीसफुल एजिटेशन के अंदर जो जनरल डायर थे, मैंने उनका नाम था जनरल डायर, उन्होंने क्या कर दिया था, ओपन फायरिंग करा दी थी, जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। ये भी कब हुआ, 1919 में हुआ। सेम 1919 में आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था, जो भी काफी इंपॉर्टेंट उस टाइम पर रहा। अब वो सारी चीजें होने के बाद गांधी जी का रोल कहाँ आता है, गांधी जी का रोल यहाँ आता है कि गांधी जी ने शुरुआत की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, और साथ में गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया खिलाफत मूवमेंट के अंदर। खिलाफत मूवमेंट क्यों चल रहा था, क्योंकि जो टर्की के खलीफा थे उनकी काफी डिसरिस्पेक्ट हो गई थी। अब जब गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो ये जो एक मूवमेंट थी, सबसे पहले ये मूवमेंट कहलाई हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स भी परेशान थे, मुस्लिम्स को भी ब्रिटिशर से प्रॉब्लम थी और हिंदूज को भी उनसे प्रॉब्लम थी। उसके बाद नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था, कि सिंपल सा मतलब है ब्रिटिश राज के साथ क्या करो, कॉपरेट करना बंद कर दो। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर देयर वर 396 स्ट्राइक्स इन 1921. British Raj was shaken to its foundation for the first time after the revolt of 1857. अब मतलब since the revolt of 1857 रिवॉल्ट के बाद ये पहली बार हुआ था जब ब्रिटिशर्स को लगा कि यस उनकी पावर खतरे में है। ऑफिशियली देखा जाए 1920 में आपका जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1919 में, इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद। अब दूसरी चीज क्या हुई, मूवमेंट को वापस कब लिया गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया 1922 में, चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद। चोरा चोरी इंसिडेंट क्या था कि एक ग्रुप ऑफ पीजेंट था, उन्होंने अटैक किया और टॉर्चर किया एक पुलिस स्टेशन को, और वहां पर जितने भी पुलिस कर्मी थे, इंडियंस भी थे उसमें, उनको जला दिया वहीं पर। अब ये चीज गांधी जी को पसंद नहीं आई, बिकॉज उनका एक बहुत सिंपल फंडा था कि चाहे फ्रीडम लेट मिले, चाहे कोई चीज हो, बट वो एक चीज पर स्टिक रहते थे, वो थी नॉन वायलेंस। इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहाँ से वापस ले लिया। अब और क्या क्वालिटीज थी इस मूवमेंट की, अगर हमसे कोई पूछे, इस मूवमेंट में आपको हर तरफ के लोग मिलेंगे। इस मूवमेंट में आपको पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, वर्कर्स देखने को मिलेंगे, हिंदू देखने को मिलेंगे, मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने इस मूवमेंट को सपोर्ट दिखाया, और पहली बार इंडिया के अंदर यूनिटी देखने को मिली। फिर यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया गया। खिलाफत मूवमेंट के अंदर दो मुस्लिम भाई थे जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप प्ले कर रहे थे। एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। और सिंपल वही, द तुर्किश सुल्तान और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस, इसी से रिलेटेड वो एजिटेशन चल रहा था जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। अब बात आती है अ पीपल्स लीडर। 1920 के बाद गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। इंडियन नेशनलिज्म का जो एक टर्निंग पॉइंट था वो गांधी जी की वजह से आया। गांधी जी लोगों के लीडर बनने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि लोगों के दिल की आवाज उन तक पहुंची। ए लीडर हु लुक्ड लाइक अ कॉमन मैन, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी रही कि वो बिल्कुल एक कॉमन मैन लगते थे। ऐसा नहीं था, ऑब्वियसली वो बैरिस्टर थे, लॉयर थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में हमेशा कोट फॉर्मल्स क्लोथ्स को पहना, बट इंडिया में आकर उन्होंने खुद ने पहले अपने अटायर को चेंज किया ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। वो सिर्फ धोती पहनते थे, ऊपर एक सिंपल सा कपड़ा रखते थे, साथ में लोगों की भाषा ही बोलते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर आकर इंग्लिश को बोला, उन्होंने हिंदी बोली, लोगों की अपनी भाषा को उन्होंने यूज किया। साथ में मीनवाइल ही स्पेंड पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन अ चरखा। चरखा जो हमारे इंडिया के चीजों का प्रतीक भी माना जाता है। अ सेवियर नॉन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा, ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज किए जाते हैं। अब बात आती है गांधी नेशनलिज्म। गांधी एक सोशल रिफॉर्मर थे, साथ में एक पॉलिटिशियन थे। ही बिलीव करते थे दैट इन ऑर्डर टू बी वर्थी ऑफ फ्रीडम इंडियंस हैड टू गेट रिड ऑफ सोशल इविल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। वो ये मानते थे कि हमें अगर अपने आप को आजाद करना है तो हम जब ही कर सकते हैं जब पहले हम जो इंडियंस के बीच में इंटरनल डिफरेंसेस है उनको खत्म कर पाए, बट ऑब्वियसली हम आज तक उनको खत्म नहीं कर पाए।
स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंट, वो बिलीव करते थे कि हमें अपनी चीजों से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी चीजों को प्रमोट करना चाहिए जो इंडियन है, जो हमारे कल्चर को दिखाती है। प्लस क्या था कि 1922 के अंदर जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, उसके बाद वो जेल में भी गए थे और उन्होंने काफी टाइम जेल में बिताया। बाद में 1924 के अराउंड वो जेल से वापस आ गए थे। दूसरी चीज उनको लीडर बनने में सक्सेसफुल रही कि उनको इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट मिला। मतलब जितने भी उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थी, गोविंद बल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, ये सभी लीडर्स जिनको हम जानते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो फ्रीडम फाइटर की तरह हमारे सामने है, इन सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया। ये गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। Third, the setting up of a Praja Mandals. New branches of the Congress were set up in various parts of India. A series of Praja Mandals were established to promote the nationalist creed in the princely state. देखो उस टाइम ना इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक पार्ट था जिन जगहों को बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, जहां पर जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। एक थी आपकी प्रिंसली स्टेट। इंडिया के अंदर मोर देन 500 जो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब वो प्रिंसली स्टेट में क्या था कि उनका अपना अपना रूलर था, जिसमें आपका हैदराबाद शामिल है, जिसमें आपका कश्मीर शामिल था, जूनागढ़ शामिल था, कि प्रिंसली स्टेट के अपने अपने रूलर हैं, लेकिन उन रूलर्स के पास पावर कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली सारी चीजें परफॉर्म कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर रही है। वो सिर्फ उनको पेंशन मिल रही है उन रूलर्स को, और वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अब है मदर टंग एज अ मीडियम टू कनेक्ट टू मासेस। ये गांधी जी की क्वालिटी रही। सपोर्ट ऑफ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। गांधी जी को गरीब से लेकर अमीर तक का सपोर्ट मिला। उनको जहां पीजेंट्स का सपोर्ट मिला, वहां उनको जो उस टाइम के फेमस बिजनेसमैन थे, चाहे वो जीडी बिरला थे, चाहे वो टाटा थे, उन सभी का सपोर्ट भी गांधी जी को मिला। यही एक रीजन था कि गांधी जी ग्लोबल लीडर बन पाए। अब बात आती है सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म वर्क पे काम किया। 1928 में क्या हुआ? देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन अपोजिशन टू साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन था, एक कमीशन आया, किस चीज के लिए आया? 1919 के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उन्हीं सारी चीजों को जो भी इंडिया में हो रहा है सभी को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन इंग्लैंड से आता है। अब उस कमीशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उस कमीशन में 10 इंसान थे। 10 इंसान थे। अब 10 के 10 क्या थे? इंग्लिश थे। मतलब कि एक बात थी कि आप इंडिया को रिव्यू कर रहे हैं, इंडिया की वर्किंग को रिव्यू कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट कोई इंडियन आपके कमीशन के अंदर शामिल नहीं है। इसीलिए साइमन कमीशन के अगेंस्ट 1928 के अंदर काफी ज्यादा अपोज साइमन कमीशन का दिखाया गया। और उस अपोज की सबसे खराब बात ये रही कि उस अपोज के अंदर लाला लाजपत राय जो थे, उनकी लाठीचार्ज की वजह से बाद में डेथ हो गई। और लोगों ने काफी नारे लगाए, जिसमें से वन ऑफ द फेमस स्लोगन रहा, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। अब है लाहौर कांग्रेस सेशन, सितंबर 1929। दिस मीटिंग वाज सिग्निफिकेंट फॉर दो रीजंस की वजह से मीटिंग सिग्निफिकेंट रही। पहला, इस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और डे डिसाइड किया गया 26 जनवरी 1930। इस डेट को डिसाइड किया गया कि इस दिन को हम पूर्ण स्वराज डे की तरह, इंडिपेंडेंस डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए हमारा आज जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी 26 जनवरी 1950 को किया गया था। दूसरी चीज यहाँ पर हुई थी, द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट। उनको एज अ यंगर जनरेशन, उस टाइम तो वो यंग थे, उनको एज अ यंगर जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव माना गया और उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब आ जाते हैं डांडी मार्च। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ये डांडी मार्च था गांधी जी के दूसरे सबसे बड़े मूवमेंट की स्टार्टिंग। वो कौन सी मूवमेंट थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग गांधी जी ने की सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट मार्च ही क्यों? सॉल्ट मार्च कह लो या डांडी मार्च कह लो, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम मे बी हेल्थ कॉन्शियस रीजन की वजह से आप रेड चिली यूज नहीं करोगे, आप गरम मसाला यूज नहीं करोगे, बट आप चाहे डाइट कॉन्शियस हो, चाहे फिर आप सब कुछ खा लेते हो, सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी हमारे इंडियन खाने की होती है, और सॉल्ट के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट मार्च की स्टार्टिंग की, और जाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी स्टार्टिंग की पैदल वो चले, 78 वॉलंटियर्स के साथ वो चले, और 12 मार्च से फिर 6 मार्च को वो पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया।
अकॉर्डिंग टू हिम फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम पारसी सिख विल हैव टू बी यूनाइट। ये गांधी जी का थॉट था कि अगर सभी कम्युनिटीज यूनाइट होंगी तो ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। गांधी जी हिमसेल्फ दे नाउ सेलिब्रेटेड एज संत एंड स्टेटमेंट हु was using Christian act as a weapon against men with Christian beliefs। सिग्निफिकेंस क्या रही सॉल्ट लॉ की, ये क्यों इंपॉर्टेंट था? पहला, गांधी जी को फर्स्ट टाइम यहाँ पर वर्ल्ड अटेंशन मिली। गांधी जी साउथ अफ्रीका में फेमस थे, गांधी जी इंडिया में फेमस हो चुके थे, बट एक वर्ल्ड लेवल की रिकॉग्नाइजेशन, चाहे अमेरिका और यूरोप हो, हर जगह उनको यहाँ से रिकॉग्नाइजेशन मिली। सेकेंड, इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर वुमेन ने बहुत तगड़ा पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन्स का देखा गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएटेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। ये वो लेडी थी जिन्होंने गांधी जी को बोला कि जो प्रोटेस्ट है जो आप कर रहे हो वो सिर्फ मैन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और साथ में सॉल्ट, गांधी जी के ब्रेक करने के बाद सॉल्ट लॉ को अलग अलग जगह पर इंडिया में जहाँ जहाँ कोस्टल एरियाज है वहाँ हर जगह पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया और अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर ने उसको लीड भी किया। अब बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती थी लंदन के अंदर। पहली कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930, बट इसके अंदर जो मेनली मेजर लीडर्स थे वो नहीं गए, इंक्लूडिंग गांधी जी। फिर आता है गांधी अरविंद पैक्ट। ये पैक्ट आपका होता है जनवरी 1931 में। गांधी जी को जेल से रिलीज किया जाता है और उसके बाद उनकी एक लॉन्ग मीटिंग होती है किसके साथ? लॉर्ड अरविंद के साथ, इसीलिए इसको गांधी अरविंद पैक्ट बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि गांधी जी कुछ शर्तें रखते हैं और वो सारी चीजों के बारे में बात होती है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना होता है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, बट हिज क्लेम केम अंडर चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज। बट उनका जो क्लेम है उसको 3 पार्टीज ने फेवर नहीं किया। पहला, मुस्लिम लीग ने विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी। दूसरा, फ्रॉम द प्रिंसेस हु क्लेम दैट द कांग्रेस हैड नो स्टेक इन देयर टेरिटरी। जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद, ब्रिटिश से आज़ादी मिलने के बाद हमारे पर कांग्रेस रूल करे। तीसरे, बी आर अम्बेडकर हु आर्ग्यू डेट गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट। जो ये मानते थे कि उन्होंने लोअर कास्ट को गांधी जी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज इंक्लूसिव, सो गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस। अब गांधी जी गए थे लेकिन उनको वहां पर डिसअपॉइंटमेंट मिली, उनकी चीजों जो वो चाहते थे वो नहीं माना गया और फिर वो वापस इंडिया आकर उन्होंने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। और एट द एंड ऑफ द डे 1934 में जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी एट लास्ट एंड हो गई थी। और यही साथ में मतलब स्टोरीज ये भी हैं और ऐसा भी माना जाता है कि मे बी अगर गांधी जी चाहते तो जो 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी की सजा दी गई वो भी रिवर्स हो सकती थी अगर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते और गांधी अरविंद पैक्ट को नहीं करते तो। अब है सीरीज ऑफ इवेंट। फिर 1935 में आता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंदर क्या था? इस एक्ट के अंदर इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ था और इस एक्ट के आने के बाद 2 साल बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज पे होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे आज है कि 18 ईयर्स से अबव जो भी है सभी वोट दे सकें, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पर कुछ सर्टेन क्लासेस वोटिंग करती हैं और टोटल 11 प्रोविंसेस होती हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस इंडिया के अंदर। उन 11 में से 8 प्रोविंसेस के ऊपर कौन जीतती है? कांग्रेस जीत जाती है। फिर सितंबर 1939 में एज वी ऑल नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो कांग्रेस थी उसकी डिमांड थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इंडिया को वहां पर क्या करना पड़ता है? पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है 2 साल बाद 1939 में ही कांग्रेस जितनी भी सीट्स पर जीती थी सारे जो ऑफिसर्स थे वहां से कांग्रेस मिनिस्ट्री क्या कर देती है? रिजाइन कर देती है। मार्च 1940 में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है मुस्लिम लीग का एक रिजोल्यूशन को पास करना। उनका क्या मानना था? उनका यहाँ पर उन्होंने मानना था मुस्लिम मेजोरिटी के लिए उनको अलग से एरिया चाहिए। 1940 में ये डिमांड उन्होंने क्लियरली लिखी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। अब क्रिप्स मिशन के अंदर बातें की जाती हैं कि यस इंडिया को फ्रीडम दे दी जाएगी और चीज़ों के बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम नहीं देना चाहते थे यहाँ तक भी, 1942 तक भी। तो फिर इस क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और जो अदर पार्टीज थी उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए क्रिप्स मिशन जो था वो इंडिया के अंदर फेल हो गया। अब उसके बाद स्टार्टिंग होती है क्विट इंडिया मूवमेंट।
क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है अगस्त 1942 में, जिसमें महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं उनकी तीसरी मेजर मूवमेंट, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, मेनली इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जितने भी मेजर लीडर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जेल में होते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे फिर वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी क्या होते हैं, जेल के अंदर होते हैं। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है वो मेनली अंडरग्राउंड ही परफॉर्म की जाती है। उसके बाद आता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है ब्रिटेन के अंदर। अब देखो, आपका वर्ल्ड वॉर 1-2 जो है वो खत्म हो गया, ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, लेबर गवर्नमेंट थी, वो पावर में आती है और वो कमिट करते हैं कि वो इंडिया को अब इंडिपेंडेंस दे देंगे। उसके लिए लॉर्ड वेवेल को एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया भेजा जाता है, और जो लॉर्ड वेवेल आते हैं वो कांग्रेस से और लीग से एक सीरीज ऑफ टॉक्स करते हैं। उसके बाद 1946 में इलेक्शंस होते हैं। अब उन इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी बट इन द सीट स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर मुस्लिम्स द लीग वॉन एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। जो सीट्स मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम्स के लिए वहां पर रिजर्व होती है, वहां पर कौन जीत जाती है, मुस्लिम लीग बहुत अच्छे तरीके से जीत जाती है। फिर कांग्रेस के बीच में और लीग के बीच में काफी सारे डिसएग्रीमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। अब क्या होता है, एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब वो कैबिनेट मिशन के अंदर चीजें जो लिखी होती हैं, उन सभी चीजों के ऊपर ना कांग्रेस एग्री करती है ना मुस्लिम लीग एग्री करती है, और वो फेल हो जाते हैं एक फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसीलिए मतलब फेडरल सिस्टम को ना मानने के लिए। फिर आफ्टर द टॉक ब्रोक डाउन, जिन्ना किस चीज की डिमांड करता है, डायरेक्ट एक्शन डे की, टू प्रेस द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान। इफ यू थिंक कि मुस्लिम लीग इज द रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, इफ यू थिंक जवाहरलाल नेहरू इज द रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मेन जो लीडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि एट लास्ट दिस इज द रियलिटी कि वो काफी इंटेलिजेंट थे, उनमें बहुत दिमाग था, उनको चीजें हैंडल करनी आती थी। और एट लास्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या जिन्ना थे, वो दोनों क्लासमेट्स भी रहे हुए थे, तो दोनों के दिमाग सेम ही था, ऑलमोस्ट, बल्कि जिन्ना का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था अपने उसके तरफ से। तो जिन्ना ने यहाँ पर डिमांड की क्लियरली कि अब उनको पाकिस्तान चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिया फ्रीड बट डिवाइडेड। 1947 के अंदर माउंटबेटन आते हैं, जो इंडिया के लास्ट वाइस रॉय रहे ब्रिटेन की तरफ से। अब वो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स करते हैं और उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि क्या होगा, डिवीजन होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन होगा और फिर इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब लास्ट हीरोइक डिक्स देखो, फ्रीडम एट अनएक्सेप्टेबल प्राइस फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर डिवीजन हो जाए, इसलिए वो फ्रीडम से खुश थे, लेकिन वो उससे ज्यादा दुखी थे क्योंकि डिवीजन हो चुका था। जब पूरा इंडिया रेड फोर्ट पर शामिल था, उस टाइम पर महात्मा गांधी वहां नहीं थे, वो एक भी फंक्शन और एक भी फ्लैग होस्टिंग के टाइम पर शामिल नहीं हुए। सेकेंड चीज, रिजोल्यूशन ऑन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर स्टेट। इनिशिएटिव था गांधी जी का, नेहरू का, और कांग्रेस ने पास किया रिजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड द इंडिया वुड बी, इंडिया क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट होगा जहां पर सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हिंदुज्म प्रिवेल किया जाएगा या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है डेथ ऑफ गांधी एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अब 30 जनवरी को गांधी जी की 1948 में गांधी जी की डेथ हो जाती है। क्यों नथुराम गोडसे उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। गांधी जी डेथ लेड टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ, लोगों को काफी दुख होता है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर उस चीज का दुख दिखाया जाता है। टाइम मैगजीन विच हैड वंस मॉक्ड गांधी जी, जो किसी टाइम पर गांधी जी के बारे में काफी मॉक करते थे उनको, नाउ कंपेयर्ड हिज मैर्टियरडम टू दैट ऑफ अब्राहम लिंकन, उनको डेथ को अब्राहम लिंकन की उससे कंपेयर किया जाता है। ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट है। 15 में आए वो, 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद, 19 में रॉलेट सत्याग्रह, फिर 19 में जलियांवाला बाग, 1920 में दे रखा है यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट, पर इसमें आप 1920 करोगे, यहाँ पर 21 दे रखा है। 28 में पीजेंट मूवमेंट हुआ था बरदोली के अंदर, उसके अलावा साइमन कमीशन भी 28 में था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर का सेशन जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 31 में गांधी अर्बन पैक्ट, 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 39 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का
ब्रोकआउट हुआ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1946 में गांधी जी विजिट नावकोली एंड अदर रायटन एरियाज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस, क्योंकि 1946 के अंदर कम्युनल वायलेंस जो थी स्टार्ट हो गई थी, मेनली किन रीजंस पे, जो बॉर्डर के रीजंस थे, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब बंगाल वाले जो रीजन थे, वहां पर चीजें स्टार्ट हो गई थी। फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हो। मेनली यही कि गांधी जी रेगुलर एक जर्नल पब्लिश करते हैं जिनका नाम था हरिजन, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी वो हरिजन नाम से ही डिनोट करते थे। यहाँ पर सोशलिस्ट लीडर्स के नाम है, कंजर्वेटिव लीडर्स के नाम मेंशन किए गए। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर हमारा, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, politics, memories and experience. The partition of British India into the sovereign state of India and Pakistan, a momentous marker. Several people were killed, women को रेप किया गया, काफियों के घर चले गए. Some 15 million people had to move across hastily constructed frontier separating India and Pakistan. और उस दिन ने इंडिया और पाकिस्तान के, आप मान सकते हो, लाइफ लॉन्ग रिलेशंस को बदल दिया. रीजन फॉर पाकिस्तान, सिंपल सा रीजन था, दैट इज कम्युनल पॉलिटिक्स. उसके अलावा ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं था. अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है हिंदू और मुस्लिम के अंदर हर जगह लड़ाई देखी जाती है, मेजर रीजन उसका पॉलिटिक्स है. कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री. अब बात करते हैं कहाँ से ये डिफरेंस शुरू हुआ. ये डिफरेंस शुरू होता है 1909 से. 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई. ब्रिटिश का एक्ट था, उन्होंने इस चीज की बात की गई. यहाँ पर पहला डिवीजन देखा गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में. अब फिर गांधी जी ने काफी यूनाइट करने की चीजों की कोशिश की गई, पर कहीं ना कहीं आर्य समाज का इफेक्ट, ये शुद्धि मूवमेंट का इफेक्ट, ठीक है, और कुछ प्रोपेगेंडा, साथ में मुस्लिम्स का मॉस्क्यू के सामने म्यूजिक, मतलब गौ प्रोटेक्शन मूवमेंट, तो ये कुछ पॉलिटिक्स मूवमेंट हुई. इन चीजों की वजह से चीजें बिगड़ती चली गई. फिर आती है बात 1937 के इलेक्शंस के ऊपर. इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ कि मैक्सिमम जो सीट्स थी वहां पर कौन, कांग्रेस जीत गई. जो मुस्लिम लीग को क्या हुआ, मुस्लिम लीग को वोट काफी कम मिले, जहां पर उनको ये क्लियर हो गया कि इंडिया में हमेशा कौन जीतेगा, कांग्रेस ही विन करेगी उस टाइम की सिचुएशन में. या फिर आगे चलो, आज बीजेपी विन कर रही है, बट बीजेपी का भी एजेंडा एट लास्ट क्या कहते हैं कि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं. अब वही चीज उन्होंने रियलाइज की वहां पर मुस्लिम लीग के में कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को वो राइट्स कभी नहीं मिल सकते. नेक्स्ट, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के अंदर डिमांड किया उन्होंने मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज. द ओरिजिन ऑफ द पाकिस्तान demand have also been traced back to the Urdu poet Muhammad Iqbal, the writer of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. In his presidential letters to the Muslim League in 1930, the poet spoke of a need for a Northwest Indian Muslim state. यहाँ पर इन्होंने भी इस चीज के बारे में बोला था. नेक्स्ट है द सडननेस ऑफ पार्टीशन. इनिशियली इवन मुस्लिम लीडर्स जो थे वो डिड नॉट सीरियसली रेज द डिमांड. उन्होंने भी पाकिस्तान की डिमांड को सीरियसली रेज नहीं किया था. इट वाज द मैसिव क्विट इंडिया मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड इन 1942 दैट brought the British Raj to its knees and compelled its officials to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of powers. यहाँ पर ऐसा 1940 तक भी ब्रिटिशर्स का कोई इवन 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन सेंड किया था, वहां पर भी उनका कोई मन नहीं था कि हाँ उनको अभी इंडिया छोड़ना है. क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद चीजें टर्न आउट हुई थी कि यस अब तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. पोस्ट वार डेवलपमेंट्स. इन 1945 ब्रिटिश एग्री टू क्रिएट एन एंटायरली इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट फॉर द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ. फिर फर्दर डिस्कशन हुआ, जिन्ना के साथ बातें हुई, जिन्ना की डिमांड्स को देखा गया. The league should have an absolute right to choose all the Muslim members of the executive council. A communal veto in the council where decision opposed by Muslim leading a 2/3 parties. तो इस तरीके से सारी बातें की गई और चीजें बढ़ती चली गई. अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन. जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उन्होंने बोला a loose three-tier confederation, but India was to remain united. It was to have a weak central government controlling only foreign affairs, defense and communication, and the existing provincial assembly being grouped into 3 sections while electing the constituent assembly. A के अंदर हिंदू मेजोरिटी, बी एंड सी के अंदर मुस्लिम मेजरली प्रोविंसेस. बट इन सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट नहीं बन पाया, ना मुस्लिम लीग का ना कांग्रेस का. नेदर द लीग नॉर द Congress agreed to the cabinet mission proposal. This was the most crucial juncture because after this partition जो था वो बिल्कुल clearly दिखाई देना start हो गया था.
टुवर्ड्स पार्टीशन। 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। बाय मार्च क्या था, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो चुकी थी। वायलेंस मैक्सिममली वायलेंस कहाँ हुई, नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि बॉर्डर्स उसी साइड है। इट वॉज इन मार्च 1947 दैट द कांग्रेस वोटेड फॉर डिवाइडिंग द पंजाब एंड बंगाल इनटू टू हाउस, जहां पर कांग्रेस ने उस चीज की वोटिंग की। फिर विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू द कोलैप्स हो गया था इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, ब्लड बात कंटिन्यूड रहा 1 साल तक। उसके बाद पेंडरल मूव, an administrator serving in Bawalpur, present-day Pakistan, at the time noted how the police failed to fire even a single shot when arson and killings were taking place in Amritsar in March 1957. तो पुलिस वालों की हालत ये थी। Amritsar district became the scene of bloodshed later in the year when there was a complete breakdown of authority in the city. तो बहुत बुरी हालत थी। The top leadership of the Indian parties bearing Mahatma Gandhi were involved in negotiation regarding independence. तो चीजें क्या थी, आधे से ज्यादा जो लीडर्स थे वो पार्टीशन के बाद की कहानियों में लगे हुए थे, और जो उस टाइम पर ब्लड बाथ हुआ उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। द वन मैन आर्मी, महात्मा गांधी, द 77-year-old Gandhi decided to stake his all in a bid to vindicate his lifelong principle of non-violence and his conviction that people's heart could be changed. He traveled to every corner of the country to resolve a communal harmony. Despite of the fact कि आज की जनरेशन गांधी से नफरत करती है, बट ये फैक्ट है कि जिस टाइम पर हर लीडर दिल्ली के अंदर था, इंक्लूडिंग चाहे आप किसी को भी लीडर मानते हो, चाहे आपकी नज़र में नेहरू अच्छे थे, चाहे आपकी नज़र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बट जिस टाइम पर कम्युनल वायलेंस हुई उस टाइम पर गांधी इज द ओनली वन जो दिल्ली के अंदर फंक्शंस में प्रेजेंट नहीं थे और जगह जगह पर कम्युनल हार्मनी को रोक रहे थे और कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे कि इतना ब्लड बाथ ना हो। गेंडिंग पार्टीशन, रिकवरिंग वुमेन, सबसे बुरी कंडीशन हुई वुमेन्स की, उनको रेप किया गया, एब्डक्ट किया गया, सोल्ड किया गया और उनको एक नई लाइफ के अंदर फोर्स किया गया विद स्ट्रेंजर्स इन अननोन सर्कमस्टांसेस। एस्टिमेट है कि 30,000 वुमेन्स को रिकवर किया गया। ओवरऑल 22,000 Muslim women in India and 8,000 Hindu and Sikh women in Pakistan in an operation that ended as late as 1954 तक ये चीजें चली। Preserving honor, idea of preserving community honor came into play in this period of extreme physical and psychological danger. Volatility lay in the ability to protect your possession, gen, women and zameen, land from being appropriated by outside. When the men feared that their women, wives, daughters, sister would be violated by the enemy, they killed the women themselves. Even आपको कोई दुश्मन ना मार जाए, इसलिए ऐसा भी हुआ कि एक पति ने खुद अपनी पत्नी को मार दिया, एक पिता ने खुद अपनी बेटी को मार दिया, खुद अपनी पत्नी को मार दिया, खुद अपनी माँ को मार दिया। Regional variation, many Muslim families of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Hyderabad continued to migrate to Pakistan through the 1950s and early 1960s. Most of these Hindu-speaking people in known as Muhajirs, migrants in Pakistan, moved to the Karachi, Hyderabad region in Sindh. तो ये सारी चीजें भी देखी गई। फाइनली बंगालीज मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। कब रिजेक्ट किया? 1971-72 के टाइम पर जब बांग्लादेश को बनाया गया। फिर अब यहाँ पर पूरी आपकी टाइमलाइन दे रखी है, एक बार इस टाइमलाइन को गो थ्रू यहाँ से कर लेना। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है अबाउट आर्य समाज, हिंदू महासभा जिसको 1915 में फाउंड किया गया, मुस्लिम लीग 1906 के अंदर फॉर्मेशन हुई। कम्युनलिज्म क्या कहता है? कम्युनलिज्म रेफर्स टू पॉलिटिक्स that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट आज भी इंडिया के अंदर वैलिड है। तो ये यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं रिलेटेड टू, एक बार आप चाहो तो इनको गो थ्रू कर सकते हो। यस, एग्जाम में नहीं आएगा बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको आपके पार्टीशन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर कहता है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने। वैसे हमने इसकी पॉलिटी में हम हमेशा बात करते हैं, थोड़ी बात यहाँ भी कर लेते हैं। दिसंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया और 9 दिसंबर का दिन था, 9 दिसंबर 1946 का दिन जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। जब से लेकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को। अब चीजें बनकर तैयार हो चुकी थी 26 नवंबर 1949 तक, बिल्कुल कंप्लीट इफेक्ट में आई 26 जनवरी 1950 क्योंकि ये डे हमने चूज कर रखा था। द ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन एक्सेप्शनली tumultuous. Memory of the Quit India struggle of 1942 fresh थी, bid by Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid, rising of the ratings of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in 1946, and the great
कलकत्ता किलिंग ऑफ अगस्त 1946, ये सारी मेमोरी फ्रेश थी, इन्हीं के साथ स्टार्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहले रखा था एम एन रॉय ने 1934 में, और ये बिलोंग करते थे कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान है 1946, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, जो काम क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएंगी, और जब तक इंडिया के अंदर इलेक्शंस नहीं होते इंडिया की वर्किंग को भी संभालेगी। अब इलेक्शंस के अंदर कौन कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होंगे वो डिसाइड किया गया, इलेक्शन के बेसिस पर इलेक्ट किया गया। कैसे इलेक्ट किया गया, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वहां पर इलेक्शंस हुए, और मतलब नियर अबाउट 10 लाख पीपल के ऊपर एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया। जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक एक इंसान को इलेक्ट करके भेजा अपनी मर्जी से, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेगी। तो हम कह सकते हैं फुली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। मुस्लिम लीग ने स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बिल्कुल ही डिसबैंड कर दिया था, उन्होंने नहीं माना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ टाइम तक। फिर क्या हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग ने, बट फिर पार्टीशन के बाद वो फिर से दोबारा से अलग हो गए। तो यहाँ पर मेनली वही बात की गई है। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने बात की, एंड साथ में उन्होंने ऑल्सो प्रपोज किया नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफरन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन विद अ व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। और फिर हमने क्या किया, 1947 के अंदर हमने अपने इस तिरंगे को, जो आज के टाइम पे हमारा फ्लैग है, उसको अडॉप्ट किया। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पर जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिनको सीनियोरिटी के बेस पे बनाया गया था। बाद में इलेक्ट करके राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बना दिया गया था। बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अदर मेंबर्स भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसके अंदर के एम मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, एन गोपाल स्वामी थे, बी एल मित्तर थे, डी पी खेतन थे। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया था इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है, यहाँ पर सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, और साथ में माइनॉरिटीज को सेफगार्ड मिलेगा, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज और डिप्रेस्ड और सारी चीजों को, सबको सेफ्टी यहाँ पर मिलेगी। फिर डिफाइंड राइट्स को डिफाइन किया गया। नेहरू ने अपनी स्पीच में डिफाइन किया विल ऑफ द पीपल के बारे में। द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डिमांड थी, प्रॉब्लम सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, उससे प्रॉब्लम थी, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर पावर ऑफ द स्टेट की बात की गई। Respective rights of the central government and the state were vigorously debated in the Constituent Assembly. The draft constitution provide for 3 list of subject, जिसमें आपकी एक यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उन सबके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट डिसीजन बनाती है। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लैश हुआ तो डिसीजन माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। सभी चीजों के ऊपर काफी डिबेट हुई, और जो भी चीजें आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको डिसाइड किया गया। फिर बात आती है लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज के ऊपर भी इशू था, कोई चाहता था हिंदी को, कोई चाहता था उर्दू को, क्योंकि हमारे पास दोनों ही लैंग्वेजेस थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन क्या निकला था कि कोई भी लैंग्वेज इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहलाएगी, क्योंकि हिंदी के लिए साउथ की साइड अपोज बहुत ज्यादा देखा गया। तो एक बार इसको आप यहाँ पर गो थ्रो कर सकते हो। फिर यहाँ पर पूरी टाइमलाइन मेंशन है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक बार आप इसको भी गो थ्रो कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड भी और पार्टीशन से रिलेटेड भी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उनको भी आप देख लेना। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और आप चाहो तो आप उनसे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। 100% आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। Thank you and don't forget to subscribe my channel, like and share my